जय हिंद स्टूडेंट्स। आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको लेकर बहुत सारे मिथ हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स को समझने में प्रॉब्लम आती है बिकॉज अगर मैं पर्टिकुलरली सीडीएस एग्जामिनेशन की बात करूं तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं। अब नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का होने के कारण इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को उनके लिए अटेम्प्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज इकोनॉमिक्स कोई रटने की चीज नहीं होती है। इकोनॉमिक्स पूरा डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। जितने ज्यादा एग्जांपल्स के साथ आप इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे उतना जल्दी आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ जाता है। अब इकोनॉमिक्स के साथ एक सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि किसी भी किताब को पढ़ के आप इकोनॉमिक्स को नहीं समझ सकते। आप अगर उसको मगअप करने की कोशिश भी करेंगे बट इकोनॉमिक्स में मगअप करने से काम नहीं चलता है। यहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं। मैं पर्टिकुलरली सीडीएस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। यहां पर मैं एसएससी के एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर स्टैटिकल डेटा से अगर आपको पता है तो आप पास हो जाते हैं। बट यहां पर जब मैं सीडीएस की बात कर रहा हूं, एक ऐसा एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, तो यहां पर इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है। देखिए, अब एक बात याद रखिएगा, पर्टिकुलरली मैं सीडीएस की ही यहां पर बात करने वाला हूं कि सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा वेटेज है। काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। कई बार यह भी होता है कि पॉलिटी से ज्यादा, हिस्ट्री से ज्यादा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका वेटेज ज्यादा क्यों रखा गया है। और दूसरी बात, यहां पर जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के पूछे जाते हैं वो आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड ही होंगे। मतलब करंट के अंदर जो चीजें चल रही होगी उसी से उठा के कोई बेसिक चीज आपसे पूछ ली जाएगी इकोनॉमिक्स के अंदर। बट इसके लिए जरूरी ये होता है कि इकोनॉमिक्स का एक बेस आपको समझना पड़ेगा। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स है वो क्लियर नहीं होंगे, आप एक भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का अटेम्प्ट नहीं कर सकते सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर। दैट्स वाई जरूरी होता है कि इस एग्जामिनेशन के अंदर जब भी आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। बिकॉज क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा होता है। बस वो उस बेसिक को, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको करंट अफेयर से, जो करंट के अंदर कुछ चीजें हुई हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर या इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर, उससे अटैच कर देते हैं। अब उसके लिए दोनों चीजें समझना जरूरी होती है। एक तो करंट अफेयर्स में क्या हुआ वो भी पता होना जरूरी है आपको। दूसरा, उसका बेसिक क्या था वो भी पता होना जरूरी है। कई बार ये होता है कि अगर आपको सिर्फ बेसिक पता है ना तो भी उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। पर कई स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के अंदर मेजरली गलती करते हैं कि बेसिक्स को वो मिस आउट कर देते हैं। वो बेसिक्स नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ स्टैटिक्स डेटा पढ़ने से, स्टैटिकल डेटा पढ़ने से सीडीएस के एग्जामिनेशन के अंदर वो इकोनॉमिक्स को क्लियर कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है तो आई वांट यू कि आप पिछले 5 साल के पेपर्स को देखिए। पिछले 5 साल के पेपर्स में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एनालाइज कीजिए कि वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। हर क्वेश्चन में आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक ऐसा वर्ड वहां पर होता है जो कि इकोनॉमी का रिलेटेड होता है इकोनॉमिक्स से, और उसका बेसिक, उसका अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। कई बार कई सारे कर्व्स के बारे में पूछ लिया जाता है, कई बार इन्फ्लेशन के बारे में पूछा गया है, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं जो कि बहुत कोर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं। दैट्स वाई इकोनॉमिक्स को पूरी सही तरीके से पढ़ना और समझना जरूरी है। और इस पूरी सीरीज के अंदर जब मैं आपको पूरा इकोनॉमिक्स करवाने वाला हूं, हम इसी तरीके से समझेंगे ताकि सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर, या आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे, यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे या कोई वनडे एग्जामिनेशन देने वाले, छोटा एग्जामिनेशन भी देने वाले, उसमें भी आपको इकोनॉमिक्स में कभी कोई समस्या नहीं आने वाली। और बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। आज पहला लेक्चर है तो आज हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमी क्या होती है, बिकॉज दोनों डिफरेंट है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, और इकोनॉमी क्या है, वो प्रैक्टिकल में जब उस थ्योरी को अप्लाई कर देते हैं तो वो इकोनॉमी बन जाती है। जैसे इंडियन इकोनॉमी है, यूएसए इकोनॉमी है, कैनेडियन इकोनॉमी है। आराम से चीजों को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझते हुए पढ़ेंगे। एंड आई वांट कि जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, बिकॉज मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि आपको अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। अगर एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो अपने नोट्स खुद बनाइए। पूरे नोट्स नहीं बनाने, जो मैं बताता जा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो लगता है आपको, मैं एम्फेसाइज भी करूंगा, और जो लगता है आपको उसको आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद इस नोट्स को बनाते रहिए ताकि जब एग्जाम आपका करीब आ जाए तो आप सिर्फ रिवीजन करें, और रिवीजन करने के बाद आप जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करेंगे हम। आज क्या क्या पढ़ने वाले, आज बहुत सारे इंडियन इकोनॉमी को हम कवर करने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमी तो नहीं, बेसिक इकोनॉमी को हम कवर करने वाले कि इकोनॉमी होती क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। इसके अलावा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम बात करेंगे, कितने तरह की इकोनॉमी होती है। इसके अलावा जो सेक्टर्स हैं हमारे इकोनॉमी के अंदर, उनके बारे में हम बात करेंगे। प्राइमरी सेक्टर है हमारा, सेकेंडरी सेक्टर है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, बेसिक्स जो इकोनॉमिक्स का वो आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये मत समझिएगा कि काफी बेसिक से इससे क्वेश्चन नहीं आते, बिकॉज
जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो बेसिक से ही आएगा, है ना, ये समझ के चलिएगा। मैं हमेशा यही चीज बोलूंगा कि कभी भी ऊपर ऊपर का नहीं पढ़ना। जब भी पढ़ाई स्टार्ट करनी है बेसिक्स मजबूत कर लो, जितना तुम्हारा बेस मजबूत होगा उतना अच्छा तुम लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। बिकॉज क्या है, अगर आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर सिर्फ इस भरोसे चले गए कि मैं वन लाइन को पढ़ लूंगा और मैं सीडीएस जैसा एग्जामिनेशन जो यूपीएससी क्रैक करता है उसको क्लियर कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा सिलेबस की ओर नजर डाल लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस पूरी सीरीज के अंदर। इसके अलावा भी जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो भी हम कवर करेंगे। अब सिलेबस क्या है एक बार देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है सीडीएस एग्जामिनेशन का वो काफी बड़ा है, बहुत बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी गई है। जैसे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, एक्टिविटीज के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, ये आपसे पूछेंगे। दैट्स वाई बेसिक्स काफी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपके अच्छे होना चाहिए। नेशनल इनकम आपसे पूछी जाती है, लाइक जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। अब यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल जीडीपी जीएनपी के बारे में नहीं पूछा जाता, इसको भी डीपली पूछा जा रहा है। मार्केट कॉस्ट पर क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट पे क्या होती है, इसके अलावा जीडीपी कितने टाइप की होती है, तो ये भी जानना आपको जरूरी है। और हम उसी तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत हो जाए और फिर कैसा भी क्वेश्चन आता है आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मानता हूं, किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हैं, यूपीएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, इवन अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये होता है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि भारत के अंदर एक इकोनॉमिकल प्लानिंग कैसे डेवलप हुई। इसमें आपके सारे 5 ईयर प्लान भी आ जाते हैं और 5 ईयर प्लान के साथ साथ 1950 से पहले 1950 से पहले की भी जो सारी चीजें थी, जो प्लान चल रहे थे, जैसे बॉम्बे प्लान आया था, बॉम्बे प्लान के अलावा गांधीयन प्लान थे, ये सारी की सारी चीजें इस प्लानिंग के अंदर आ जाती है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन मैं पर्टिकुलरली अगर एनडीए की बात करूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करूं, तो ये फेवरेट टॉपिक है एनडीए का, है ना, इससे हर साल एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। इसके बाद हम फिस्कल पॉलिसीज के बारे में जानेंगे, बजट भारत का जो है उसके बारे में जानेंगे। जैसे बजट अभी आने ही वाला है तो उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, बजट के बारे में जानेंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब लगातार पूछे जा रहे हैं। पिछले 3 सालों से लगातार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिकॉज किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है उसकी बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, उसकी बैकबोन होती है, तो ये समझना जरूरी है। हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इन्फ्लेशन, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और पॉवर्टी, ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे काफी डीपली क्वेश्चन सीडीएस ने पूछे हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इस टाइप का इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के अंदर कर्व्स के बारे में बात कर ली गई है, जो कि अच्छी खासी इकोनॉमिक्स इसमें पूछा जाता है, तो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद टैक्सेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, भारत में जितने भी टैक्स रहे हैं, पर्टिकुलरली मैं जीएसटी की बात यहां पर करूंगा, बिकॉज जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जा रहे हैं। जीएसटी काउंसिल के बारे में भी पूछ लिया जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे, सिक्योरिटीज क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, और इसी तरीके से इसे भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी इंटरनेशनल बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके बारे में हम पढ़ने वाले, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है इकोनॉमी से रिलेटेड उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स, जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है। गवर्नमेंट स्कीम्स हर साल पूछी जाती है, इसको बेसिक से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन बनता है, तो ये एक पूरा सिलेबस रहने वाला है। हाँ, मैंने सिलेबस को डिस्कस करने में थोड़ा सा टाइम लगाया है, बट वो जरूरी था। क्यों जरूरी था? बिकॉज देखिए इकोनॉमिक्स कोई सिंपल सा पार्ट नहीं है, इसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं सीडीएस के अंदर, तो आपको समझना भी जरूरी है। चलिए अब हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज इकोनॉमिक्स का बेसिक हम समझने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमी क्या होती है, कुछ इसके फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए लेक्चर आज का शुरू करते हैं हम लोग। अब सवाल ये उठता है कि इकोनॉमिक्स है क्या। देखिए किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको समझना है तो आप उसे अपनी जनरल लाइफ से जोड़ के चलिए। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें, और इकोनॉमिक्स मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप सुबह सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आप सबसे पहला काम करते हैं कि आप ब्रश करते हैं। ब्रश करने के लिए जो टूथपेस्ट आपने परचेस किया है वो कहां से किया है? वो मार्केट से किया है। उस टूथपेस्ट को आपने किसी शॉपकीपर से परचेस किया है। अब वो शॉपकीपर ने उस टूथपेस्ट को तो बनाया नहीं होगा, उस टूथपेस्ट को बनाया है, उसका जो प्रोडक्शन हुआ वो किसी फैक्ट्री के अंदर हो रहा है। मतलब टूथपेस्ट अगर कोई गुड्स है, कोई वस्तु है, तो सबसे पहले उसका प्रोडक्शन किया गया। प्रोडक्शन कहां पर किया है? फैक्ट्री के अंदर किया है। उसके बाद फैक्ट्री से वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मतलब ट्रक्स के थ्रू, व्हीकल्स के थ्रू किसके पास आया है? वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के पास।
डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से अलग अलग दुकानदार, अलग अलग शॉपकीपर्स उस टूथपेस्ट को लेते हैं और उसके बाद उस टूथपेस्ट के लिए आप पेमेंट करते हैं। आप पेमेंट कैसे करते हैं? आप कैश में भी पेमेंट करते हैं, आप यूपीआई कर देते हैं, पेटीएम करते हैं, फोन पे करते हैं। ये जो पूरी एक्टिविटी हो रही है ना मार्केट के अंदर, जिसमें प्रोडक्शन किया जा रहा है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है, जिसमें कंजम्पशन आप कर रहे हैं, टूथपेस्ट को यूज कर रहे हैं, जिसमें ट्रांसफर ऑफ मनी हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें इकोनॉमिक्स ही हैं। तो अब आप सोचिए, आपके आसपास जितनी चीजें आप देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, जो भी काम आप कर रहे हैं, वो सारा क्या है? वो इकोनॉमिक्स है। अब अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ गुड्स, मतलब ऐसी चीजें जो दिखती है उन्हें क्या कहा जाता है? गुड्स कहा जाता है। सिर्फ गुड्स का प्रोडक्शन, गुड्स का कंजम्पशन, गुड्स का ट्रांसफर क्या, यही सारी चीजें इकोनॉमिक्स में आती है? तो ऐसा नहीं है, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी इसके अंदर आती है। अब आपको ये लग रहा है कि सर सर्विसेज क्या होती है? देखिए, ऐसी चीजें जो आपको दिख नहीं रही है बट आप उसका यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, आपने अभी सभी ने अपने अपने फोन्स के अंदर डेटा टॉपअप रिचार्ज करवा के रखा होगा। मान लीजिए आपका कोई कंपनी का फोन है, आप 529 रुपीज का डेटा रिचार्ज करवाते हैं। अब ये 529 रुपीज जब आपने कंपनी को पे करें, तो क्या कंपनी ने आपको कोई फिजिकल चीज दी है? आपको डेटा दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा था। स्टिल आपको एक सर्विस प्रोवाइड कंपनी ने करी। क्या करी सर्विस? वो कि आपको डेटा दिया जा रहा है, आप उस डेटा का यूज कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ ये गुड्स नहीं आते हैं, फिजिकल चीजें नहीं आती जिसकी हम खरीदते हैं, जिसको हम कई बार सेल करते हैं, जिसमें मनी का ट्रांसफर होता है। इसमें सर्विसेज भी आती हैं। और आपको ये समझना पड़ेगा कि सर्विसेज का रोल इकोनॉमिक्स के अंदर आज के टाइम पे ज्यादा हो गया। तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या चीजें आती है? गुड्स भी आता है, सर्विसेज भी आता है। तो ये तो समझने वाली बात थी। अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या कहती है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। सबसे बड़ी बात तो ये कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस मतलब एक जनरल साइंस की तरह ये भी एक सब्जेक्ट ही है। और सोशल साइंस का मतलब ये होता है कि सोसाइटी के अंदर ये डे बाय डे यूज किया जाता है। जिसमें होता क्या है? जिसमें होता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गुड्स का, कंजम्पशन होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों चीजें इसमें आती है, जिसमें गुड्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सर्विसेज का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजम्पशन होता है। तो ये जो पूरा चीज चल रही है मार्केट के अंदर कि नई चीजों को प्रोड्यूस किया जा रहा है, चीजें मार्केट के अंदर आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं, मनी पे कर रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती है ये सारी की सारी इकोनॉमिक्स के अंदर ही आती है। इसलिए इन सारी एक्टिविटीज को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है और वहां से अल्टीमेटली मनी जनरेट हो रही है, तो इसे कहा जाता है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखिएगा, इन सिंपल टर्म्स इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूजेस इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट है, ये काइंड ऑफ थ्योरी होती है। और जब इस थ्योरी को आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं या प्रैक्टिकल जिंदगी में देखते हैं, तो ये बन जाता है आपकी इकोनॉमी। जैसे इंडिया की क्या है? इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं है, इंडियन इकोनॉमी होती है। हालांकि उसमें जो सारे एप्लीकेशंस प्रिंसिपल अप्लाई किए जा रहे हैं वो किसके किए जा रहे हैं? वो इकोनॉमिक्स के किए जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात आपको समझनी है कि इकोनॉमिक्स जो होता है वो एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है, और इकोनॉमी क्या है? जब उस थ्योरी को आप अप्लाई कर देते हैं मार्केट के अंदर, किसी भी कंट्री के मार्केट के अंदर, तो वो बन जाती है उस कंट्री की इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या है? प्रैक्टिकल है, और इकोनॉमिक्स क्या है? थ्योरी है। बस ये बात आपको समझना है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। इकोनॉमी इज द सोशल एक्टिविटी वेयर पीपल केम टुगेदर टू प्रोड्यूस। सेम चीज बार बार आ रही है। स्टॉक मतलब स्टॉक करके रखते हैं, किसी चीज को प्रोड्यूस किया जाता है, स्टॉक किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ट्रेड एंड फैसिलिटेट कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड किया जाता है और कंज्यूम किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि किसी भी तरह की इकोनॉमी के अंदर एट द एंड ऑफ द डे मनी जनरेट होती है। जैसे अगर मैं काफी पुराने जमाने की बात करूं, जब मनी चलन में नहीं थी, पैसा चलन में नहीं था, कोई भी ऐसी मुद्रा नहीं थी, कोई भी करेंसी नहीं होती थी, उस टाइम पे एक सिस्टम चलता था जिसे कहा जाता था बार्टर सिस्टम। आपने इस सिस्टम के बारे में सुना होगा कि तुम मुझे 1 किलो गेहूं दे दो, मैं तुम्हें आधा किलो चना दे देता हूं या चावल दे देता हूं। तो जो बार्टर सिस्टम था ये भी इकोनॉमी के अंदर ही आता था। तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ अभी अभी जनरेट हुआ कोई सब्जेक्ट है। जब से दुनिया चल रही है, जब से चीजें शुरू हुई है, बेसिकली मैं बताऊं, जब से हम ह्यूमनाइजेशन के अंदर आ गए हैं, जब से धीरे धीरे जैसे इंसान का विकास होता गया, तब से ही इकोनॉमिक्स प्रेजेंट है। पहले वो बार्टर सिस्टम के फॉर्म में था, उसके बाद इसको और इजी कर लिया गया, और अब लास्ट में इकोनॉमिक्स के अंदर जो चीज लास्ट में मिलती है, जो लास्ट में प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या हो गई है? वो मनी हो गई है। तो याद रखिएगा। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे हम बात करते हैं। आगे जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो एग्जैक्टली चीज प्रोड्यूस की जा रही है, मतलब जो चीज इकोनॉमिक्स के अंदर या इकोनॉमी के अंदर जो चीज बनाई जा रही है, जिसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, जिसका कंजम्पशन किया जा रहा है,
और जिस चीज से मनी जनरेट हो रही है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वो गुड्स भी हो सकते हैं। गुड्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपका मोबाइल फोन, ऐसी सारी चीजें जो फिजिकली आपको दिख रही हैं, जैसे मोबाइल फोन, ये स्मार्ट बोर्ड भी आपका गुड्स के अंदर आता है, ये पेन भी आपका गुड्स के अंदर आ रहा है, जिस कैमरे के थ्रू मैं शूट कर रहा हूं वो कैमरा भी गुड्स के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें आ जाती है आपकी गुड्स के अंदर, जिसको आप फिजिकली देख सकते हैं, जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, जो आपको फिजिकली फॉर्म में मिलती है और आपको देखकर लगता है कि हाँ, अगर मैंने कोई चीज पे करी है तो मुझे एक्जैक्टली ये चीज फिजिकली फॉर्म में मिली है, जो कि विजिबल होती है, जिसे आप देख सकते हैं। इसे भी प्रोड्यूस ही किया जाता है, ऑब्वियसली मोबाइल फोन को भी प्रोड्यूस किया गया है फैक्ट्री के अंदर, और स्मार्ट बोर्ड को भी प्रोड्यूस किया गया है। बट सिर्फ जैसा कि मैंने आपको कहा है कि कंजम्पशन सिर्फ गुड्स का नहीं होता है, कंजम्पशन सर्विसेज का भी होता है। सर्विसेज बेसिकली वो सारी चीजें होती हैं जो आप और मैं यूज तो करते हैं, कंज्यूम तो करते हैं, बट वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, मोबाइल के अंदर आपने रिचार्ज कराया, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं कि आपने अगर किसी टीचर से कोई कोचिंग क्लास ली है, तो अगर आप उसकी फीस उसे पे करते हैं कि 1 मंथ के मैं 5,000 रुपीज 6,000 रुपीज पे कर रहा हूं, तो आप देखिए आपको फिजिकली वो कुछ एजुकेशन नहीं दे रहा है कि एजुकेशन एक फिजिकल फॉर्म में आपको मिल रही है, वो अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। तो याद रखिएगा, जो सर्विसेज होती हैं वो विजिबल नहीं होती है, या इनविजिबल फॉर्म के अंदर होती है। और इकोनॉमिक्स के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो सारा का सारा गुड्स का भी होता है और सर्विसेज का भी होता है। आज के टाइम पे अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं या दुनिया की किसी भी इकोनॉमी की बात करूं, तो सर्विसेज का जो वेटेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं कि गुड्स का वेटेज नहीं है, गुड्स का भी अच्छा खासा वेटेज है, गुड्स के बिना दुनिया चलेगी नहीं। पर अगर आप कंपेयर करें आज से 50 साल पहले, आज से 50 साल पहले गुड्स का वेटेज काफी ज्यादा था। दुनिया की सारी कंट्रीज ये चाहती थी कि उनकी इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो फैक्ट्रीज लगाए, ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करे। गुड्स मतलब ऐसी चीजें जो फिजिकल फॉर्म के अंदर दिखती है। पर आज दुनिया की वो सारी कंट्रीज जो कि डेवलपिंग स्टेट के अंदर थी, डेवलपिंग मतलब जिनके पास बहुत पैसा नहीं था, जैसे हमारे देश भी डेवलपिंग स्टेट के अंदर था। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप था क्यों बोल रहे हैं, हमारा देश तो अभी भी डेवलपिंग स्टेट के अंदर है। बट ऐसा नहीं है, दुनिया की बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज से हम काफी आगे निकल चुके हैं और इंडियन इकोनॉमी काफी मजबूत है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हम लोगों ने एक शिफ्ट लिया। शिफ्ट कहां से लिया? पहले हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती थी, पूरा का पूरा वो खेती बाड़ी पे डिपेंड करती थी। उसके बाद हमने एक शिफ्ट लिया सर्विसेज की तरफ, और आज हमारी जो इकोनॉमी है उसका सबसे बड़ा जो परसेंटेज है वो सर्विसेज पे डिपेंड करता है, और ये चीज हमारे लिए बहुत अच्छी रही है। तो जितनी भी डेवलपिंग नेशंस हैं जहां पर सर्विसेज को धीरे धीरे बढ़ावा दिया जा रहा है, वो डेवलपिंग नेशंस धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे देश ने भी यही करा है कि हम सर्विसेज को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो ये याद रखिएगा अभी के लिए कि जो दो चीजें होती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर मेजरली, जो जिन चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है, कंजम्पशन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वो पहली होती है आपका गुड्स और दूसरी होती है आपकी सर्विसेज। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने। आगे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। अब बात आती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। देखिए, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों को ही प्रोड्यूस करना जरूरी है। अब आप सोचिए कि अगर ये स्मार्ट बोर्ड है, क्या स्मार्ट बोर्ड अपने आप आ जाएगा? अपने आप नहीं आता, इसको प्रोड्यूस किया गया होगा, इसे फैक्ट्री में बनाया होगा, इसको बनाने के लिए एक फैक्ट्री की भी जरूरत पड़ी होगी, फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयज भी होंगे, एम्प्लॉयज के साथ साथ उस फैक्ट्री के ऑनर भी होंगे, दैट मींस एंटरप्रेन्योर भी होंगे, और कहीं ना कहीं किसी नेचुरल रिसोर्स का भी यूज किया होगा इसे बनाने के लिए। ऑब्वियसली किसी भी चीज को बनाने के लिए जो शुरुआत होती है वो किसी ना किसी नेचुरल रिसोर्सेस के साथ ही होती है, जो कि हम रॉ मटेरियल के फॉर्म में जानते हैं। अब आपकी एग्जामिनेशन में कई बार ये पूछ लिया जाता है और कई बार पूछा गया है, एक मेजर टॉपिक है आपका, वो है आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए मेजरली इन 4 चीजों की, इन 4 फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जिनको हम काफी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे गए। समझिएगा, ये मैं बेसिक आपका क्लियर कर रहा हूं, बेसिक समझते चलिएगा। और एक चीज ट्राई कीजिएगा कि आप रोज जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज पढ़ते हैं, उस न्यूज को इस बेसिक से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज जो यूपीएससी का नेचर है, जो इस एग्जामिनेशन का नेचर है, वो सिर्फ ऐसा ही है कि करंट से अगर आपको कनेक्ट करते आ गया बेसिक को, तो आप फिर कोई भी एग्जाम क्रैक कर लोगे। तो याद रखिए, करंट से आपको जो बेसिक है उसे कनेक्ट करना है। यहां पर मैं इस सीरीज में आपके सारे बेसिक करवा दूंगा, बेसिक के साथ साथ कुछ करंट चीजें भी मैं करवाऊंगा। बट हो सकता है कि आप आगे जाकर आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आपको इन लेक्चर से बेसिक में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और अपने बेसिक्स को जरूर मजबूत कर लेना। चलिए वापस से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए
उत्पन्न करने के लिए मेजरली 4 फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। 4 चीजें होना बहुत जरूरी है। और बड़ी मजेदार बात यह कि चारों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। एक भी चीज अगर बीच में से हट गई तो आप किसी भी चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो रहा है, आइए समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगा, लैंड होगा, उसके बाद लेबर है, उसके बाद है कैपिटल, उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप। चारों को हम एक साथ समझेंगे। इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक आप देख रहे हैं, एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, रिवॉर्ड्स आप देख रहे हैं, ये मैं एक बार समझा देता हूं, फिर वापस मैं इसी स्लाइड पर आऊंगा तो आप इसे और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक आसान सा क्वेश्चन ये बन सकता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं। तो नॉर्मली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा होता है, लैंड होता है। अब लैंड मतलब होता है जमीन। जमीन मतलब हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेस की, जो चीज नेचुरल है। अब सबसे पहले थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि ये बोलता क्या है, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है बाय लैंड वी मींस ऑल इट गिव्स टू अस फ्री बाय द नेचर। जब भी जमीन की बात आती है, जब भी लैंड की बात आती है, जब भी पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात आती है, याद रखिएगा यहां पर बात की जा रही है नेचर की। आप खुद सोचिए, दुनिया के अंदर जितनी भी चीजों का प्रोडक्शन किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमें अपने नेचर से ही मिली है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, आज आप मार्केट में एक नई कार लेने के लिए जाते हैं, वो कार किसकी बनी है, वो कार बनी है एल्यूमिनियम की, वो कार बनी है रबर की, उसके अंदर प्लास्टिक का भी यूज है। अब आप मुझे बताइए, जो प्लास्टिक है, जो एल्यूमिनियम है, ये जो रबर है, ये कहां से मिला है, ये हमारे नेचर से ही हमको मिला है। ये सारी चीजें नेचर से ही मिली। हाँ, कुछ 2 एलिमेंट्स को मिला के हमने एक नया एलिमेंट तैयार कर लिया, बट जो पर्टिकुलरली रॉ फॉर्म के अंदर जो मटेरियल था वो हमको कहां से मिला, वो हमको अपने नेचर से ही मिला है। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे बड़ी चीज होती है, वो आपका होता है लैंड। बिकॉज जितनी भी चीजें आपको प्रोड्यूस करनी है उसके लिए लैंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जमीन का होना बहुत जरूरी है। बेसिकली लैंड का मतलब होता है जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं हमारे, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। दिस इंक्लूड्स नॉट जस्ट लैंड बट एनीथिंग कम्स फ्रॉम द लैंड। इसका मतलब सिर्फ जमीन नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो सारी चीजें जो हमें नेचुरली मिल रही है, जो हमें जमीन से प्राप्त होती है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें यहां पर, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, पेट्रोलियम, सनलाइट, विंड, नेचुरली जो सारी चीजें आपको मिल रही हैं। और आप देखिए कहीं ना कहीं किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। और मैं डायरेक्टली अगर बोलूं तो कोई भी चीज इन फैक्टर्स के बिना, इन नेचुरल रिसोर्सेस के बिना, इन नेचुरल चीजों के बिना बन ही नहीं सकती, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें, द इनकम दैट द ओनर्स ऑफ द लैंड अर्न इन रिटर्न फ्रॉम लैंड रिसोर्सेस इज कॉल्ड रेंट। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो ऑनर्स होते हैं लैंड के, जमीन के ऑनर्स होते हैं, जिनको नेचुरल रिसोर्सेज से जिस तरह की इनकम उनको मिलती है, वो इनकम किस फॉर्म में होती है, वो इनकम होती है लैंड के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में। याद रखिएगा वो इनकम रेंट के फॉर्म में होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि ये इनकम रेंट के फॉर्म में कैसे होती है, आप इसका जवाब मुझे दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसका जवाब मैं आपको दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि जो इनकम है रेंट के फॉर्म में कैसे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका जवाब जरूर दूंगा। बिकॉज मुझे लग रहा है कि अगर आपने इसको ढंग से समझा है तो आप इस 3 पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाएंगे इस चौथे पॉइंट से। और यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कनेक्ट द डॉट्स। बस ये चीज अगर आपको आ गई तो कोई भी एग्जामिनेशन आप क्रैक कर लेंगे। चलिए दूसरे फैक्टर की तरफ हम बढ़ते हैं कि दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लेबर। लेबर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेस। वही एग्जांपल लेते हैं हम कार वाला। मुझे बताइए कि अगर आपने जमीन से किसी नेचुरल रिसोर्सेस को प्राप्त कर भी लिया, आपने उसको पा भी लिया, तो क्या आप ह्यूमन रिसोर्सेस के बिना, क्या आप लेबर के बिना, क्या आप इंसानी क्षमताओं के बिना उससे फिनिश गुड्स बना सकते हैं, उससे कोई नई चीज बना सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली उसे फैक्ट्री में ले जाना है, उसमें उसको एक फिनिश गुड्स में तब्दील करना है, तो उसके लिए लेबर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। इवन अगर आपको उस नेचुरल रिसोर्स को नेचर से एक्सट्रैक्ट भी करना है, निकालना भी है, उसके लिए भी तो लेबर चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर आयरन को, लोहे को जमीन से निकालना है, कार बनाना है, कार के लिए आयरन भी जरूरी है, उसको अगर जमीन से निकालना है, उसके लिए जरूरत किसकी पड़ेगी? उसके लिए जरूरत पड़ेगी लेबर की, ह्यूमन रिसोर्सेज की। बिकॉज लेबर की मदद के बिना आप नहीं निकाल सकते। अब आप सोच रहे कि सर लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तो मशीन से निकाल लेंगे उसको। मशीन से आप निकाल सकते, बट मशीन को भी कौन चला रहा है? एक इंसान ही चला रहा है, एक लेबर ही चला रहा है। तो समझिए जो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो है लेबर। हालांकि जो चारों हैं वो इक्वली यहां पर इंपॉर्टेंट होंगे, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर मिस हो गया
तो फिर कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं हो सकती। चलिए दूसरे के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इट इंक्लूड्स ऑल एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारे के इसके अंदर सारी की सारी वो चीजें आ जाती है लेबर के अंदर कि जितना भी ह्यूमन रिसोर्सेस यूज किया जा रहा है किसी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, वो सारा का सारा लेबर के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लेबर इंक्लूड नॉट ओनली फिजिकल। देखिए सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती, फिजिकल लेबर इंक्लूड नहीं होता है कि नीचे से जमीन खोद के एक लोहा निकाला जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेस निकाले जा रहे हैं, फिशिंग की जा रही है, मिनरल्स को निकाला जा रहा है, पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, फिजिकली फॉर्म के अंदर फिजिकली काम कर रहे हैं। सिर्फ इसमें फिजिकल लेबर नहीं होता है, इसके अंदर आपका मेंटल लेबर भी होता है। अब मेंटल लेबर का क्या मतलब होता है? देखिए ऐसा काम जो कि ऑफिस में बैठकर किया जाता है। अब मान लीजिए कार बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल निकाल रहे थे वो किस तरीके से निकाला जा रहा है, वो फिजिकल लेबर से निकाला जा रहा है। पर इसके अलावा भी तो आप देखिए जो बड़ी कंपनीज है, मान लीजिए कार की कंपनी मर्सिडीज के अंदर कुछ एम्प्लॉयज ये काम करते हैं कि वो फिजिकल फॉर्म के अंदर मतलब फिजिकली वर्क करके उस नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। बट बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि मर्सिडीज को बेचने में लगे हुए हैं, ऑफिस में बैठ कर अपना काम कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंश्योरेंस बना रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो मेंटल लेबर के अंदर आती है, जहां पर फिजिकली काम नहीं करना पड़ता है, मेंटली काम करना पड़ता है। तो लेबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा फिजिकल लेबर इंक्लूड नहीं होता है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द मेंटल लेवल। अब इसके बाद दूसरी चीज, इसमें जो इनकम अर्न की जाती है, जो इनकम अर्न करते हैं लेबर्स, वो किस फॉर्म में करते हैं? वेजेस के फॉर्म में करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक ये पॉइंट तो काफी आसान है समझने के लिए। अगर कोई लेबर है उसे जो सैलरी मिलती है वो सैलरी उसका क्या है? वो वेजेस हैं उसके, जिसे हम हिंदी में मेहनताना कहते हैं कि आपने कोई काम किया, उस काम के बदले में कंपनी ने आपको इतने पैसे दिए हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है? वो आपका वेजेस हो जाता है। और यहां पर सेम चीज होती है कि लेबर को उसकी मेहनत के बदले में जो मिलता है वो होता है उसका वेजेस। याद रखिएगा जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे फिर वो किसी भी पोस्ट के ऊपर हो, चाहे आप सीए हैं, चाहे आप किसी कंपनी के अंदर मैनेजर हैं, अगर आपको सैलरी मिल रही है तो आपको मिलता है वेजेस, और आप लेबर क्लास के अंदर ही आते हैं। ये पॉइंट समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। जो तीसरा फैक्टर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, वो तीसरा फैक्टर होता है कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब कैपिटल क्या होता है? जनरली जब भी माइंड में कैपिटल आता है तो हम उसको सीधा सीधा मनी से कनेक्ट कर लेते हैं कि पैसा मतलब कैपिटल। बट याद रखिएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सिर्फ मनी कैपिटल नहीं होता है, मनी के अलावा जितने भी टूल्स, जितनी भी चीजें, याद रखिएगा जितनी भी चीजें किसी भी चीज को फिनिश गुड्स में बदलने के लिए जरूरी हैं, जैसे मशीन्स, जैसे फैक्ट्री, जैसे टूल्स, वो सारे के सारे कैपिटल के अंदर आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक एग्जांपल से समझा देते हैं। अगेन वही कार वाला एग्जांपल लेते हैं। हमारे सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज से हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया आयरन, लोहा हमको मिल गया। उसके बाद लेबर के थ्रू उस लोहे को हमने निकाल लिया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया है। उसके बाद उस लोहे को अगर हमको कार में तब्दील करना है, एक व्हीकल में कन्वर्ट करना है, तो क्या जरूरी होगा? उसके लिए जरूरी होगी एक फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर कई मशीन्स होने चाहिए, कई सारे टूल्स होने चाहिए, और ये मशीन्स, टूल्स, फैक्ट्री, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये सारे के सारे आते हैं कैपिटल में। याद रखिएगा कैपिटल इंक्लूड्स ऑल द मैन मेड रिसोर्सेस, जो कि सारे के सारे रिसोर्सेस, सारी की सारी चीजें जो इंसान ने बनाई हैं, मैन मेड रिसोर्सेस, वो सारे के सारे कैपिटल के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि बिल्डिंग्स आ जाएगी, मशीन्स आ जाएगी, इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, व्हीकल्स इसके अंदर आ जाते हैं, स्टॉक ऑफ मटेरियल्स इसके अंदर आ जाते हैं, ये सारे का सारा कैपिटल के अंदर आता है। तो याद रखिएगा फैक्ट्रीज भी इसके अंदर आती है। मतलब कैपिटल एक ऐसी जगह है जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तब्दील किया जा रहा है। सिंपल सी बात है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिजिकल कैपिटल कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। जो फिजिकल कैपिटल होती है उसको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है फिक्स्ड कैपिटल। देखिए फिक्स्ड कैपिटल का क्या मतलब है, एग्जांपल के थ्रू में समझा लेता हूं। मान लीजिए कोई फैक्ट्री का मालिक है, उस फैक्ट्री के मालिक ने अपनी एक पूरी फैक्ट्री खरीद ली है, पैसे देकर एक पूरी फैक्ट्री खरीद ली है, मशीन्स खरीद ली है, टूल्स खरीद लिए हैं। ये जो उसकी कैपिटल है फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब ये कहीं जाने वाले नहीं है, अब ये हमेशा उसके पास रहेंगे। दूसरी होती है यहां पर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है? अब उस फैक्ट्री को चलाने के लिए उस ऑनर को पैसे की जरूरत पड़ती है, कुछ पैसे की जरूरत है, मनी की जरूरत पड़ रही है। तो जो पैसे की जरूरत पड़ रही है फैक्ट्री को चलाने के लिए, वर्किंग करने के लिए, इसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल, ताकि प्रोडक्शन लगातार चलता रहे, उसमें कोई भी इशू ना है। तो इसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। तो दो तरह की कैपिटल्स होती हैं, एक हमारी हो गई यहां पर फिक्स्ड कैपिटल,
दूसरी यहां पर हो गई आपकी वर्किंग कैपिटल। इसके बाद यहां पर जो इनकम जनरेट होती है वो इनकम जनरेट होती है इंटरेस्ट के फॉर्म में। याद रखिएगा, द इनकम अर्न्ड बाय द ओनर ऑफ द कैपिटल रिसोर्सेज इज इंटरेस्ट। जो इनकम जनरेट होती है कैपिटल रिसोर्सेज के ऑनर को, वो किस फॉर्म में हो रही है? वो इंटरेस्ट के फॉर्म में हो रही है। याद रखिएगा, इनकम जो है वो किस किस तरीके से हो सकती है, आपको जो इनकम हो रही है वो किस किस तरीके से हो सकती है। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको प्रॉफिट होता है। अगर आपने अपनी जमीन को कहीं किसी को किराए पे दे दिया तो आपको उसका रेंट मिलता है। अगर आपने अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया है तो आपको क्या मिलता है? उसका इंटरेस्ट मिलता है। क्या इसके अलावा और किसी तरीके से इनकम हो सकती है? अगर होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और किस तरीके से इनकम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लास्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स द एंटरप्रेन्योरशिप एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? ठीक है, पहले थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे। पर एंटरप्रेन्योरशिप सुनते ही सबसे पहली बात आपके माइंड में क्या आती है? ऐसे लोग जो नए नए आइडियाज को जनरेट करते हैं, ऐसे लोग जो नए आइडियाज के साथ नई चीज को प्रोड्यूस करने का जज्बा रखते हैं, वही होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, जिन्हें हिंदी में उद्यमी कहा जाता है, जिन्हें बिजनेसमैन भी कह सकते हैं आप, जिन्हें नॉर्मली कैपिटलिस्ट भी आप कह सकते हैं, बट एंटरप्रेन्योर एक अलग शब्द होता है। ऐसे लोग जो अपने आइडियाज को जनरेट करते हैं, उस आइडियाज को एग्जीक्यूट करते हैं और एक नई चीज को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आज के टाइम पे आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं वो सारे लोग क्या है? वो एंटरप्रेन्योर हैं। वो खुद जॉब नहीं करते हैं, वो जॉब्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो दीज आर द एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर के अंदर होता ही है, इस चौथे फैक्टर के अंदर, कि पुराने तीनों फैक्टर्स का इसमें यूज किया जाता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर थ्री फैक्टर्स। आप पिछले तीनों फैक्टर्स को मिला लीजिए, लैंड को मिला लीजिए, लेबर को मिला लीजिए और कैपिटल को मिला लीजिए। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कौन होता है? वो एंटरप्रेन्योर होता है। ऐसा क्यों है? सिंपल सी बात है, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेसमैन है, अगर उसे कोई चीज प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए इन पिछली तीनों चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। यहां पर लिखा है, एंटरप्रेन्योर्स यूज लैंड, लेबर एंड कैपिटल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ गुड्स और सर्विसेज फॉर द कंज्यूमर्स। एंटरप्रेन्योर्स किस चीज का यूज करते हैं? लैंड का यूज करेंगे, लेबर का यूज करते हैं और लास्ट में किसका यूज करते हैं? कैपिटल का यूज करते हैं किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे तो उस चीज का प्रोडक्शन कौन करेगा? आइडिया कौन जनरेट करेगा? जैसे एग्जांपल की बात की जाए, ऐसा कुछ चीज होनी चाहिए जिसपे हम लिख सकते हैं और उसका नाम दिया गया स्मार्ट बोर्ड। अभी आइडिया किसी एक पर्सन के दिमाग में आया होगा और उसने इस चीज को बनाने के लिए फैक्ट्री डाली होगी। फैक्ट्री के अंदर जब इसका प्रोडक्शन किया होगा तो तीनों चीजों को उसने कंबाइन कर दिया होगा। तो ये याद रखिएगा, किसी भी नई चीज के प्रोडक्शन में एंटरप्रेन्योर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फाइनली जो आइडिया जनरेट होता है किसी भी गुड्स का या सर्विसेज का, वो जनरेट कौन करता है? वो सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही जनरेट करता है। एंटरप्रेन्योर को जो इनकम मिलती है, बिजनेसमैन वो होते हैं, उनको जो इनकम मिलती है वो मिलती है उनको प्रॉफिट के फॉर्म में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे थे हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसा कि मैंने कहा आपसे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक ऐसी चीज है जो एक दूसरे से चेन की तरह बंधे हुए हैं। आप एक भी चीज को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहां पर देखिए, कैसे आप अलग कर सकते हैं? आप लैंड को अगर हटा देंगे तो ना लेबर की जरूरत पड़ेगी, ना कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ना एंटरप्रेन्योर की जरूरत पड़ेगी। अगर एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तो इन तीनों का कोई मतलब नहीं है। अगर लेबर ही नहीं होगा तो फिर कैसे आप लैंड से चीजों को निकालेंगे, कैसे उसका प्रोडक्शन करेंगे? दैट्स व्हाई ये चारों चीजें एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। चलिए अब अपनी पहली स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं, जिसके बारे में मैंने कहा था एक बार आप ये पढ़ लेंगे तो इसको समझ जाएंगे। देखिए, फैक्टर्स लैंड है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? लैंड प्लस एक्सट्रैक्टेड रिसोर्सेस। एग्जांपल फार्म्स हो गई प्लस क्रॉप्स हो गई, रेंट यहां पर मिलेगा रिवॉर्ड के अंदर। दूसरा लेबर होता है, फिजिकल लेबर होता है, मेंटल लेबर होता है। मेजरली इसमें हम बात करते हैं हमारी वर्कफोर्स की, और वर्कफोर्स को जो चीज मिलती है एट द एंड ऑफ द डे वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका वेजेस। नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है कैपिटल। कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल होती है। इसमें मेजरली आपकी आती है, एग्जांपल्स की हम बात करें तो मशीनरी इसमें आ जाएगी, और लास्ट में इंटरेस्ट इसका रिवॉर्ड होता है। और सबसे लास्ट बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्टर्स होता है, मैनेजर्स इसके अंदर आ जाएंगे, और लास्ट में इसमें मिलता है वो चीज होती है आपका प्रॉफिट। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद आती है हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। देखिए, मार्केट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जिसमें एट द एंड, सबसे अंत में मनी प्रोड्यूस हो जाती है। दैट मीन्स कि अगर एग्जांपल की बात करें कि कोई चीज को प्रोड्यूस किया गया है
प्रोड्यूस करने के बाद उस चीज को ट्रांसपोर्ट करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसका कंजम्पशन किया गया, मतलब हमने परचेस कर लिया और उसका कंजम्पशन किया है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो फाइनली चीज जनरेट हुई थी वो क्या हो रही है, मनी जनरेट हो रही है, बिकॉज पैसे देकर ही हम किसी चीज को परचेस करते हैं और कंज्यूम करते हैं। ऐसी सारी एक्टिविटीज को कहा जाता है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। याद रखिएगा, वो सारी एक्टिविटीज जिसमें एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ नई चीज जनरेट हो रही है, जैसे कि मनी यहां पर नॉर्मली जनरेट हो रही है, किसी भी फॉर्म के अंदर जनरेट हो सकती है मनी, बट मनी जनरेट हो रही है। याद रखिएगा, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कोई ना कोई वेजेस जनरेट हो रहा है या रेंट जनरेट हो रहा है, तो वो सारी एक्टिविटीज कौन सी कहलाती है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। इसके अलावा नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज भी होती है जिसमें एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी जनरेट नहीं होता है। जो सारी इनकम हमने देखी यहाँ पर, प्रॉफिट के थ्रू हमने देखी, वेजेस के थ्रू देखी, इंटरेस्ट के थ्रू देखी, रेंट के थ्रू देखी, ऐसा कुछ भी जनरेट नहीं होता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, चलिए एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा टीचर है जो कि किसी स्कूल में पढ़ाते हैं। जब स्कूल में पढ़ाते हैं दैट मीन्स वो अपनी सर्विसेज देते हैं और सर्विसेज के बदले स्कूल से उन्हें मनी मिलता है, दैट मीन्स वेजेस मिलते हैं। अब यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, कुछ ना कुछ नई चीज पर्टिकुलरली मनी जनरेट हुई है, वेजेस जनरेट हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो कौन सा इनकम का सोर्स जनरेट हुआ है, वेजेस जनरेट हुए हैं। अब वहीं पर अगर वो टीचर अपने बेटे को पढ़ाते हैं, अपने किसी रिश्तेदार को पढ़ाते हैं, अपने खुद के बच्चों को पढ़ा रहे, तो वहां पर वो कोई पैसा नहीं ले रहे, मतलब चीज तो वही हो रही है, पढ़ा रहे हैं वो, बट मनी जनरेट नहीं हो रही है। मतलब कोई भी ना वेजेस जनरेट किया जा रहा है, ना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ना रेंट जनरेट हो रहा है, ना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। तो वो सारी एक्टिविटीज जहां पर कोई भी मींस ऑफ इनकम जनरेट नहीं होता है, वो सारी एक्टिविटीज कहलाती है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। अब आप मुझे बताइएगा कि दो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के बारे में बताइए और दो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के बारे में बताइएगा। देखिए, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज तो आप आसानी से बता देंगे, बट दो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आप बताइएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, ट्राई कीजिए, आप बता देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मानता हूं, जिसके ऊपर आपका पूरा इकोनॉमिक्स टिका हुआ है। देखिए, जो आपका इकोनॉमिक्स है वो दो तरीके का होता है मेजरली, जो दो ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की, और हमें कौन सी ब्रांच पढ़नी वो भी जानना बहुत जरूरी है। पहली ब्रांच इसके अंदर होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, नाम से क्लियर हो रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की मैं बात करूंगा, तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि दोनों को लेकर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। नाम से क्लियर हो रहा है, माइक्रो मतलब छोटा। जब आप इकोनॉमी के किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, मान लीजिए आप किसी फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी फर्म की इकोनॉमी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस इकोनॉमी के अंदर उस फर्म के प्रॉफिट के बारे में पढ़ते हैं, लॉस के बारे में पढ़ रहे हैं, वहां पर एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, या किसी इंडिविजुअल की इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल के एक्सपेंडिचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके वेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब आप इकोनॉमिक्स के या इकोनॉमी के किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, जहां से मनी जनरेट हो रही है, जहां पर प्रोड्यूस की जा रही है कोई चीज, तो वो आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। नॉर्मली क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़ना होता, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आपको किसी पर्टिकुलर फर्म के बारे में, किसी कंपनी के बारे में या किसी इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर रही है। हम लोगों को जो चीज पढ़नी होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो चीज होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ा जाता है। दैट मीन्स इकोनॉमी के अंदर जितनी भी चीजें, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज पूरे देश में हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, जिसके अंदर जीडीपी आ जाएगा, जीएनपी आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा, दुनिया की पॉवर्टी आ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई इसके अंदर आ जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें जब आप पूरी इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हैं, उसे कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी होता है, ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, यहां पर मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, समझ में आ गया होगा। समझना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। इस बात को समझ के चलिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन आपने कहीं पढ़ा है और एग्जैक्टली एग्जामिनेशन के अंदर वो वैसा आ जाए। इकोनॉमिक्स के अंदर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए डिटेल में अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जान लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। जैसे यहां पर लिखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप एक बार और डिफरेंस देख लीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में आप पढ़ते हैं, मान लीजिए किसी इंडिविजुअल के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, किसी हाउस होल्ड के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं कि किसी घर में कितने लोग कमाते हैं, उस घर के खर्चे कितने हैं, लोगों की सैलरी कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, बच्चों की फीस पे कितना जा रहा है,
खाने पीने में कितना जा रहा है। इसके अलावा जब आप किसी एक पर्टिकुलर फर्म की स्टडी करते हैं, मान लीजिए कि रिलायंस एक कंपनी है, रिलायंस के अकाउंट्स क्या है, कितना प्रोड्यूस उन्होंने किया एक साल के अंदर, उनका एनुअल प्रॉफिट कितना था, कितना लॉस हुआ, तो ये सारी चीजें आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मैक्रो में क्या आ जाएगा, जब आप इकोनॉमी को एज अ होल ट्रीट करते हैं। नेशनल इनकम्स के अंदर आती है कि पूरे देश में जितने भी प्रोडक्शन हुआ है उसके द्वारा कितनी इनकम जनरेट हो रही है साल भर के अंदर, वो इसके अंदर आ जाती है। गवर्नमेंट के खर्चे सारे इसमें आ जाएंगे, सारे गवर्नमेंट का जितना रेवेन्यू है, खर्चे हैं, बजट है, वो सारा इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा नेशन के साथ साथ पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो भी इसके अंदर आती है, और इसी को कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और हम इसी को पढ़ेंगे। इसमें हम ये भी पढ़ते हैं ना कि हमारे देश का दूसरी कंट्री के साथ इकोनॉमिकल रिलेशन कैसा है, हम कितनी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, कितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई याद रखिएगा, सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा डिटेल में जानना भी जरूरी है। याद रखिएगा, ये वही डेफिनेशन है जब आप इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हैं, इसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसमें क्या क्या चीजें आप पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इकोनॉमी का। इसके अलावा पॉवर्टी के बारे में पढ़ते हैं, ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ते हैं कि कोई देश कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि किसी देश में एक साल के अंदर कितनी नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, उनका क्या अमाउंट रहा है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं। तो जब आप पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हैं तो ये आपका आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ये नोट कर लीजिएगा। ये वाला जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड से एक्जैक्टली क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कौन सा फैक्टर होता है। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, जिस भी फैक्टर को आपको पढ़कर लगे कि अरे ये जो फैक्टर है ये तो पूरे देश के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर ये चीज होती है इकोनॉमिक्स के अंदर। जैसे कि हम बात करते हैं जीडीपी, बहुत बड़ा फैक्टर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूरी दुनिया की बात भी कर सकते हैं इसमें और हर एक पर्टिकुलर देश की बात भी कर सकते हैं। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की दर, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, मॉनेटरी पॉलिसीज, बैंकिंग के अंदर ये चीज आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ना है आपको। क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस जो होते हैं, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। और हमें और आपको जिस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, जो चीज पढ़नी है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। अब पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग टाइप की इकोनॉमी होती है। पूरी दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिकल सिस्टम चल रहा है कि चीजों को प्रोड्यूस किया जा रहा है, मनी जनरेट की जा रही है, कंजम्पशन किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, सारी चीजें की जा रही है, ये पूरा का पूरा किसी ना किसी इकोनॉमिकल सिस्टम के थ्रू हो रहा है। अब देखिए, दुनिया की हर कंट्री के अंदर उनका अपना अपना एक इकोनॉमिकल सिस्टम होता है। कोई कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाती है, कोई कंट्री जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाती है। अब ये इकोनॉमिकल सिस्टम होता क्या है, देखिए मेजरली मैं बात कर रहा हूं, 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, 3 तरीके का इकोनॉमिकल सिस्टम होता है पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा भी है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे नए टर्म्स भी आ गए हैं आजकल, जैसे ग्रीन इकोनॉमी करके टर्म आया है, आपने सुना होगा इसके बारे में, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। चिंता मत कीजिए, मैं सभी करवाने वाला हूं। ग्रीन इकोनॉमी के बारे में बताया जाता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बारे में बात की जाती है, टूरिस्ट इकोनॉमी भी एक नया टर्म आ गया है। तो ये है क्या, देखिए इकोनॉमी एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू एट द एंड ऑफ द डे इनकम का कोई भी जो फैक्टर मैंने आपको बताया था उसमें से कोई भी चीज प्रोड्यूस होनी चाहिए। अब मेजरली पूरी दुनिया के अंदर 3 तरीके का ये इकोनॉमिकल सिस्टम पाया जाता है। पहला सिस्टम इसमें जो है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा इसका जो टाइप है वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी जो भारत के अंदर फॉलो किया जाता है। और आज के टाइम पर सबसे ज्यादा इसी सिस्टम को पसंद किया जाता है, इसी टाइप को पसंद किया जाता है, और यह माना जाता है कि इकोनॉमिक्स का ये सबसे सही सिस्टम है किसी भी देश के लिए। चलिए तीनों को हम काफी डिटेल के अंदर समझते हैं कि ये तीनों सिस्टम्स बात किसकी करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए जब भी ये वर्ड कैपिटलिस्ट आपके माइंड में आता है तो सबसे पहले चीज दिमाग में क्या आती है, सबसे पहले चीज दिमाग में आती है बिजनेसमैन, ऐसे लोग जो कोई नया आइडिया जनरेट करते हैं। हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर एंटरप्रेन्योर्स, कैपिटलिस्ट ऐसे लोग जो नए आइडियाज को जनरेट करते हैं, जिनके पास फैक्ट्रीज हैं, मशीनरीज हैं। इस तरह की इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा चीज जिसके हाथ में होती है, मैं कहूं कि जो प्रोडक्शन, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके हाथ में होता है, वो होते हैं उस कंट्री के कैपिटलिस्ट, उस कंट्री के एंटरप्रेन्योर्स। गवर्नमेंट के पास बहुत कम कंट्रोल होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर कि कितनी चीज प्रोड्यूस हो जाएगी, कितना प्रोडक्शन को रेगुलेट किया जाएगा, प्राइजेस क्या रहेंगे, बहुत कम कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। तो ऐसी इकोनॉमी जहां पर कैपिटलिस्ट या एंटरप्रेन्योर्स का दबदबा रहता है, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके ऊपर पूरा कंट्रोल, या कह सकते कि मार्केट के ऊपर पूरा कंट्रोल कैपिटलिस्ट का रहता है,
बिजनेसमैन का रहता है, उस तरह की इकोनॉमी को कहा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। चलिए इस पिक्चर से समझते हैं। मान लीजिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये बिजनेसमैन है, ये फैक्ट्री के अंदर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो फैक्ट्री के अंदर ये गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, इसको लेकर गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। कितना प्रोड्यूस करना है वो भी यही डिसाइड करते हैं, प्राइस कितना रखना है वो भी यही डिसाइड करते हैं। और यहां पर उसके बाद वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं और लास्ट में कैपिटलिस्ट को क्या मिल जाता है, सीज को बेचकर उस गुड्स को मिल जाता है प्रॉफिट। तो इस तरह की जो इकोनॉमी होती है जहां पर कैपिटलिस्ट सुप्रीम होते हैं, जितने भी मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उस सब पे अधिकार कैपिटलिस्ट का होता है, बिजनेसमैन का होता है। पूरे मार्केट को कंट्रोल बिजनेसमैन कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट कर रहे हैं। उस तरह के इकोनॉमिकल सिस्टम को कहा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम। इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे यहां पर लिखा है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसे पूरी दुनिया ने एक समय पे नकार दिया था। आपको रशियन रेवोल्यूशन याद होगा, उस समय पर क्या हुआ था, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे रशिया के अंदर वो कौन थे, वो सारे के सारे कैपिटलिस्ट थे। और उस समय पर इस सिस्टम को नकार दिया गया था, जिसे कहा जाता है ना पूंजीवादी इकोनॉमी की, जिसके पास पैसा है वही पूरे देश पर कंट्रोल कर रहा है, तो इसको नकार दिया गया था। अब इसमें कुछ कमियां भी थी, पर सबसे पहले कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स माने जाते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर पहली बार, याद रखिएगा, पहली बार कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात की गई थी खुल के। पहली बार बताया गया था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है। तो ये किसने कहा था, ये बात करी थी एडम स्मिथ ने, जो आगे जाके फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अब इस सिस्टम में होता क्या है, सीधी सी बात है, सारी की सारी ऑनरशिप इसमें प्राइवेट होती है। ऑनरशिप का मतलब होता है कि जो मशीन्स है वो भी प्राइवेट है, जो फैक्ट्रीज है देश के अंदर वो सारी की सारी प्राइवेट होती है, जितने भी मींस ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे के सारे प्राइवेट होते हैं। मतलब सरकारी कंपनियां यहां पर नहीं होती, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ना गवर्नमेंट कुछ प्रोड्यूस कर रही है, ना गवर्नमेंट प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही होती है। सारा का सारा मार्केट जो है वो कैपिटलिस्ट के हाथ में होता है, वही मार्केट को कंट्रोल करते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद जो प्राइस होते हैं कि किसी चीज का प्राइस क्या होगा, जनरली ये चीज डिटरमाइन करता है मार्केट। मार्केट जो है वो इस चीज को डिटरमाइन करता है और इसे मेजरली कहा जाता है इनविजिबल हैंड थ्योरी। इनविजिबल हैंड का क्या मतलब होता है, बेसिकली देखिए मार्केट में किसी भी चीज का प्राइस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है कि अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और अगर किसी चीज की डिमांड कम है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सेम चीज, ये जो चीज हो रही है ना कि प्राइस ज्यादा है इसलिए ज्यादा है क्योंकि डिमांड भी ज्यादा है, और प्राइस कम है इसलिए कम है क्योंकि डिमांड भी कम है, इसे कहा जाता है इनविजिबल हैंड। इसे इनविजिबल हैंड थ्योरी भी कहा जाता है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो मार्केट के अंदर प्राइस डिसाइड किया जाता है गुड्स का, सर्विसेज का, वो इसके थ्रू डिसाइड किया जाता है कि मार्केट के अंदर किसी चीज की डिमांड कितनी है और उसका सप्लाई कितना हो रहा है। अब यहां पर कैपिटलिस्ट को काफी फायदा होता है, वो अपने हिसाब से मार्केट को कंट्रोल कर लेते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मार्केट में एक नया फोन आया, उस फोन की काफी डिमांड है मार्केट के अंदर, हर कोई इस फोन को परचेस करना चाहता है, और जितने भी लोग हैं उस फोन का जो शुरुआती प्राइस था, जो आस्किंग प्राइस था, उसको पे करने के लिए बहुत सारे लोग रेडी भी हैं। अब कंपनी को, कैपिटलिस्ट को ये बात पता लग जाती है कि मार्केट में मेरे फोन की डिमांड काफी ज्यादा है। कम से कम मान लेते हैं, हम एग्जांपल की बात करते हैं कि मार्केट में 1000 लोग उस फोन को परचेस करना चाहते हैं। अब कैपिटलिस्ट को पैसा कमाना है, उन्हें लगता है कि इस मार्केट को कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो क्या करते हैं, वो 1000 पीस का प्रोडक्शन करते ही नहीं है, वो करते हैं 500 पीस का प्रोडक्शन। मतलब डिमांड कितने की, 1000 की है, और प्रोड्यूस कितना किया जा रहा है, मतलब सप्लाई कितने जा रहे हैं, 5500 पीस। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उस फोन का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, बिकॉज लोग बोलेंगे कि हमें तो ये फोन चाहिए, आप ज्यादा प्राइस भी ले लो। तो इस तरीके से मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है, कैपिटलिस्ट ही कर रहे हैं। सिर्फ कहने के लिए कह दिया जाता है कि डिमांड और सप्लाई कंट्रोल करती है, बट अल्टीमेटली इसे कंट्रोल करना कैपिटलिस्ट के हाथ में होता है, और इस चीज की, इस सिस्टम की सबसे बड़ी बुराई यही है। दूसरी बात, यहां पर जो मोटिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है। मतलब जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनका मेन मोटिव क्या है, उनका मोटिव है प्रॉफिट कमाना। तो जितना ज्यादा वो प्राइस रखेंगे मार्केट के अंदर चीजों का, उतना ज्यादा उनको प्रॉफिट होगा। इसलिए वो क्या करते हैं, मैंने आपको बताई, जो डिमांड और सप्लाई वाली जो चेन है ना, इसको वो नॉर्मली कंट्रोल करते रहते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। यहां पर सोशल वेलफेयर मोटिव नहीं होता है कि लोगों का भला हो जाए, ये मोटिव नहीं होता है। यहां पर सीधा सा मोटिव होता है जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाना। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं,
यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है वो बहुत अनइक्वल होता है, बहुत ज्यादा अनइक्वल होता है। क्यों अनइक्वल हो रहा है? बिकॉज आप देखिए सारी की सारी चीजें कैपिटलिस्ट के हाथ में है। तो जो इनकम मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, कुछ लोग तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग बहुत कम पैसा कमा रहे हैं। जो इनकम होती है लोगों की वो बहुत अनइक्वल यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि चीजें किस पर चल रही है? डिमांड एंड सप्लाई पर चल रही है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा इशू होता है मोनोपोली का। मोनोपोली क्या होती है? मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है शूज की, वो कंपनी इतनी बड़ी है कि वो कम प्राइस के ऊपर अच्छे शूज को सेल करना शुरू कर देगी। तो जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज जो शूज को सेल कर रही होगी वो ऐसे ही बंद हो जाएगी, क्योंकि उनके चीज के प्राइस ज्यादा होंगे। क्यों प्राइस ज्यादा क्यों होंगे? एक पॉइंट को समझकर चलेगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतनी कम आप कॉस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि अगर आप 100 शूज को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी लागत अगर 100 शूज की 1000 रुपीज आ रही है, हम मान के चलते हैं, उसी जगह पर अगर आप 1000 शूज को प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी लागत कम आएगी। ये याद रखिएगा कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतनी कम कॉस्ट यहां पर आती है। और जो बड़ी कंपनी है वो क्या कर सकती है? ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है। तो इस तरीके से वो क्या करेगी? इस तरीके से वो पूरे मार्केट को यहां पर कंट्रोल कर लेगी, बिकॉज लोग क्या करेंगे? वो सस्ती चीजें खरीदेंगे और उसके कारण ये जो छोटी छोटी कंपनीज थी वो बंद हो जाएगी और मोनोपोली किसकी हो जाएगी? एक कंपनी की। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, नो डायरेक्ट इंटरवेंशन। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, बहुत थोड़ा बहुत माइनर सा, बट डायरेक्टली गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन या कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का इंटरफेयर गवर्नमेंट का नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ तो एक एमआरपी डिसाइड कर दिया गया है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस जितना हो सकता है इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चीजें डिटरमाइन कौन कर रहा है? प्राइस कौन डिटरमाइन कर रहा है? यहाँ पर डिमांड और सप्लाई डिटरमाइन कर रहे हैं। तो सरकार का यहां पर बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होता है, बहुत कम, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल नेग्लिजिबल यहां पर रहता है, जो कि सही चीज नहीं है। इसके बाद हम बात करें, इसको फ्री इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, इसको मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है और इसे अनप्लान्ड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, इसे मार्केट इकोनॉमी, अनप्लान्ड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। अनप्लान्ड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज कोई प्लान नहीं किया जा रहा है कि इकोनॉमी को कैसे चलाना है। सारी चीजें डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड कर रही है। डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई भी जो है वो उस तरीके से की जाएगी, सप्लाई कम कर दी जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी। इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, प्री प्लान्ड कोई चीज नहीं होती है। इसके बाद ये जो गवर्नमेंट के कम इंटरफेयर करने की जो पॉलिसी है ना, कि गवर्नमेंट बहुत कम इंटरवेन करती है, इंटरफेयर करती है, इसे नॉर्मली कहा जाता है लेजिस्लेटिव पॉलिसी। ये पूछा जा सकता है आपसे, दैट्स व्हाई इस पॉइंट को मैं लेकर आ गया था। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें आती है और ये थी हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसे ठीक नहीं माना जाता है और दुनिया की काफी कंट्रीज के अंदर, पर्टिकुलरली रशिया की मैं बात करूं, वहां पर इसे फॉलो किया जाता था, बट उसके बाद इस चीज को टोटली खत्म कर दिया गया है। अब चीजें थोड़ी सी वहां पर बदल गई है, डायरेक्टली नहीं बदली है, थोड़ी सी बदल गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की टोटली अपोजिट होती है। जब भी सोशलिस्ट इकोनॉमी का नाम आता है, यहां पर एक बहुत महान व्यक्ति का नाम आ जाता है। वो महान व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स, रशियन रेवोल्यूशन कार्ल मार्क्स। आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। कार्ल मार्क्स ने एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। वो बुक का नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस बुक के अंदर उन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताया था। ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी बुक है? ये कार्ल मार्क्स की बुक है। और इसी बुक के अंदर पहली बार सोशलिस्ट इकोनॉमी का आइडिया दिया गया था, पहली बार दिया गया था। कार्ल मार्क्स एक ऐसे व्यक्ति जिनसे बहुत सारे लोग प्रभावित थे और इनके आइडिया से भी बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। देखिए इसमें क्या होता है, कैपिटलिस्ट के अंदर हमने देखा था कि सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में था? बिजनेसमैन के हाथ में था। मतलब जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वो भी वही डिसाइड करेंगे, मार्केट को भी वही कंट्रोल करने वाले, फैक्ट्रीज भी उनकी होगी, शॉप्स भी उनकी होगी, सारी चीजें कैपिटलिस्ट की होती थी। यहां पर इसका उल्टा होता है। यहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी या कह सकते हैं कि प्राइवेट संपत्ति होती ही नहीं है। सारी के सारा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारा का सारा गवर्नमेंट के हाथ में होता है। देखिए क्या लिखा है यहां पर, इट ऑल्सो कॉल्ड द कमांड इकोनॉमी। से कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कमांड इकोनॉमी? क्योंकि सारी की सारी जो बागडोर है प्रोडक्शन की, जो फैक्ट्री है, जो कैपिटल है, जो लेबर है, वो सारा का सारा किसके हाथ में आ जाता है? वो सारा का सारा गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। सारी की सारी चीजें स्टेट ऑन करती। स्टेट मतलब यहां पर हम पूरे देश की बात कर रहे हैं कि कोई कंपनी है वो भी स्टेट की होगी, मशीनरी के ऊपर भी स्टेट का ही हक होगा, लेबर्स के ऊपर भी स्टेट का ही हक होगा। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी की परमिशन नहीं होती है। ये कुछ इस तरीके का है कि किसी देश में आप अपनी खुद की फैक्ट्री नहीं खोल सकते, है ना। तो ये कुछ इस तरीके का होता है।
हालांकि एक्जैक्टली ऐसा फॉलो नहीं किया जाता है, थोड़ा सा चीजें अलग होती है जिसमें थोड़ी बहुत परमिशन दे दी जाती है, बट हाँ गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करती है कि फैक्ट्री के अंदर आप क्या बना रहे हैं, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो जो जमीन है, जो लैंड है, वो भी किसका होता है, गवर्नमेंट का ही होता है। तो वो चीज थोड़ी सी अलग होती है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, अभी इसकी बात करते हैं। जैसे ऑल द फैक्ट्रीज, मशीनरीज, प्लांट्स, कैपिटल एक्सेट्रा इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी इन कंट्रोल ऑफ द स्टेट। की ये जो सारी चीजें उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, देश कर रहा है। हालांकि ये माना जाता है कि पूरा देश इसको ओन करता है, पूरे कम्युनिटी इसको ओन करती है, बट कंट्रोल कौन करती है, कंट्रोल तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही करती है ना। अब इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर लेते हैं, और क्या समस्या है वो भी बात कर लेते हैं। इसमें प्राइवेट ऑनरशिप होती नहीं, इसमें सिर्फ होती है पब्लिक ऑनरशिप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनके ऊपर जो ओनरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की होती है, पब्लिक ओनरशिप होती है। इसमें एक सही चीज होती है कि इसमें एक प्लानिंग अथॉरिटी होती है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, जो प्रॉपरली सारी चीजें प्लान करके चलती है, ताकि मार्केट के अंदर किसी भी चीज का प्राइस पहले से डिटरमाइन किया जा सके। यहां पर वो डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइस जो है वो डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें एक चीज अच्छी होती है कि प्रॉपरली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, प्रॉपरली प्लान की जाती है चीजों को, और प्राइस ऑलरेडी डिटरमाइन होता है कि कोई चीज अगर 5 रुपए की है तो 5 रुपए की बने मिलेगी, चाहे मार्केट में प्राइस कितना भी बढ़ जाए। जैसे हमारे यहाँ होता है ना नॉर्मली कि एमआरपी से ज्यादा नहीं ले सकते, डिमांड कितनी भी है उसकी, पर क्या एमआरपी से ज्यादा ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो इसी तरीके का यहाँ पर एक प्लान किया जाता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें कि यहाँ पर मेन जो एम है वो प्रॉफिट नहीं होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर मेन जो एम था वो क्या था, प्रॉफिट था, कि हमें सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, उसके अलावा किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। एक ही मतलब है, वो है प्रॉफिट, पैसा। यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर लोग हो के वेलफेयर की बात की जाती है, सोशल वेलफेयर की यहां पर बात की जाती है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि सारे लोगों के पास सारी सुख सुविधाएं हो, देश फ्लोरिश हो, कंट्री फ्लोरिश हो। इसके लिए मार्केट के अंदर मार्केट को कंट्रोल करना भी जरूरी है, और सोशल वेलफेयर के ऊपर ज्यादा काम किया जाता है। मेन एम जो है वो सोशल वेलफेयर होता है, लोगों की भलाई होता है, ना ही प्रॉफिट होता है। इसके बाद गवर्नमेंट हैज द कंप्लीट ओनरशिप। सारी की सारी जो ओनरशिप होती है वो किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। बट इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है, वो होता है नो कंपटीशन। कोई भी कंपटीशन ही नहीं है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। चाहे सारे बिजनेसमैन थे, बट कंपटीशन तो थी ना। जैसे अगर कोई शूज की फैक्ट्री है, तो अगर आपको ये शूज पसंद नहीं आया तो आप इस कंपनी के शूज परचेस कर सकते हैं, उसके नहीं आए तो ये कर सकते हैं। बट यहां पर कोई कंपटीशन ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज बना कौन रहा है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है, सरकार ही कर रही है। अगर कोई भी कार प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सारी की सारी कार कौन प्रोड्यूस कर रही है, सरकार ही कर रही है। मतलब एक ही कंपनी, कोई कंपटीशन ही नहीं है। जो प्राइस है उस प्राइस पे आपको खरीदना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी कैसी भी हो, उसका प्रोडक्शन कैसे भी किया जा रहा हो, वो चीज आपको पसंद आए ना आए, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको परचेस करना ही पड़ेगा। क्यों, कंपटीशन नहीं है ना, सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट ही ओन करती है। तो ये चीजें थोड़ी सी गलत इसे इसलिए भी माना जाता है क्योंकि बहुत बड़ा पावर, इकोनॉमी पूरे के पूरे सरकार के कंट्रोल में आ जाती है, और सरकार फिर अपनी तरीके से इकोनॉमी को चलाती है। हो सकता है वो मार्केट के अंदर अगर किसी चीज का प्रोडक्शन कम कर दे, किसी क्राइसिस के कारण किसी चीज को प्रोड्यूस ना कर पाए, तो लोगों के पास वो चीज पहुंचेगी ही नहीं। और ऐसा कई बार हुआ था कि मार्केट के अंदर जिन कंट्रीज में इकोनॉमी थी, मान लीजिए कोई ऐसी गुड्स, कोई ऐसी चीज जो बहुत एसेंशियल थी, जो सरकार प्रोड्यूस कर रही थी, गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही थी, सडनली उसका शॉर्टेज हो जाता है किसी रीजन की वजह से, तो लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि उसकी जगह वो उस चीज का यूज कर लें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या यहां पर रहती है, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट ऑनरशिप होती है, प्राइवेट ऑनरशिप होती ही नहीं है। अब ये दोनों में तो कुछ समस्याएं थी, तो इसका एक हल निकाला गया, और हमारे देश में भी इसी इकोनॉमी को फॉलो किया जाता है। वो इकोनॉमी होती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको मिक्स कर दिया गया, इसीलिए इसे मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। और भारत के अंदर भी मिक्स्ड इकोनॉमी का ही कॉन्सेप्ट है। दोनों के क्या फैक्टर से क्या मिक्स कर दिया है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहली बात, जैसे मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी कौन सी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। याद रखिएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मार्केट के ऊपर प्राइस डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। अब देखिए, जैसे मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर ओन करता था सारी चीजें, मींस ऑफ प्रोडक्शन को, और कमांड इकोनॉमी मतलब हमारी स्टेट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट ओन करती थी सारी चीजों को। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों मिक्स होते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी यहां पर होता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है। मतलब सीधी सीधी बात की जाए तो पब्लिक भी होती है, पब्लिक सेक्टर भी होता है, और यहां पर प्राइवेट सेक्टर भी होता है। दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, आज टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर भारत में प्राइवेट कंपनीज भी है, एयरटेल है, आइडिया है, जियो है, और सरकारी कंपनीज भी है, बीएसएनएल भी यहां पर है। तो ये जो है, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसका होता है।
दूसरी बात करें फ्रीडम टू स्टार्ट बिजनेस, जैसे मार्केट इकोनॉमी के अंदर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट ओनरशिप है, कोई भी आदमी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता था। तो यहां पर भी क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर किसी प्राइवेट व्यक्ति को अपना बिजनेस स्टार्ट करने की परमिशन होती है। और दूसरी जगह यहां पर हमने देखा था कि कमांड इकोनॉमी में जो मार्केट है उसको अपने रूल्स के द्वारा कौन रेगुलेट कर रही थी, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों चीजें होती हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं, बट उस बिजनेस को हमको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करना होता है। तो यहां पर भी ये दोनों चीजें मिक्स कर दी गई हैं। इसके बाद सप्लाई एंड डिमांड का फैक्टर इसमें सबसे ज्यादा रहता है। हमने देखा था कि मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइसेस डिपेंड करते हैं, और यहां पर क्या करती है, सरकार प्राइस कंट्रोल करती है। तो यहां पर आप देखिए कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कुछ चीजें, कुछ कमोडिटीज होती है, जैसे अगर बात की जाए कि कई समय पर देखते कि प्याज बहुत महंगे हो गए, क्यों हो गए, बिकॉज प्याज की डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। तो यहां पर यह भी होता है कि कई बार डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, और कई चीजें ऐसी होती है जिसको सरकार कंट्रोल करती है, प्राइस को कंट्रोल करती है। और कई बार मार्केट में अगर किसी चीज की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो सरकार रूल्स लगा के, रेगुलेशंस लगा के उस प्राइस को कंट्रोल भी करती है अपनी पॉलिसीज के साथ। आपने देखा है ना, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का यूज किया जाता है आरबीआई के द्वारा, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके थ्रू मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन को, महंगाई को कम करने की कोशिश की जाती है। तो ये इसका एक सबसे अच्छा तरीका होता है, और इन सारी चीजों से मिलकर ही बनता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिकल सिस्टम जो भारत के अंदर है। इसको थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ते हैं। यहां पर क्या होता है, बहुत चीजें हैं, प्राइवेट ऑनरशिप भी है और पब्लिक ऑनरशिप भी है, दोनों चीजें यहां पर होती है। दूसरी बात काफी इंपॉर्टेंट, एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी यहां पर होती है, जैसे हमारे देश में है एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अब कौन है, नीति आयोग है, प्रॉपरली प्लान करके रखता है। इसके अलावा गवर्नमेंट हैज फुल रोल इन द पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंदर उनका फुल रोल होता है। गवर्नमेंट कंपनीज होती है, आपने पीएसयूज के बारे में सुना होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वहां पर सरकार का रोल होता है। और लिमिटेड रोल होता है इनका प्राइवेट सेक्टर में, मतलब प्राइवेट सेक्टर में सरकार रेगुलेट तो करती है, बट ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इंटरवेन कर रही है कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी सरकार डिसाइड कर रही है, उसका प्राइस भी सरकार डिसाइड कर रही है, ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम प्राइस सरकार डिसाइड करती है, बट जो मिनिमम है, जो प्राइस है, वो तो कंपनी ओनर से डिसाइड करते हैं ना। तो ये चीज इसके अंदर रहती है। इसके बाद कंसिडरेबल इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट, इनइक्वालिटीज यहां पर भी होती है, ऐसा नहीं है इनकम के अंदर इनइक्वालिटी यहां भी होती है, बट कंसिडरेबल होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत कम भी नहीं होती, कंसिडरेबल होती है, और धीरे धीरे ये कम हो जाएगी, ये माना जाता है। तो ये तीन तरह की इकोनॉमी हमने पढ़ी। अब चलिए एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी की जब भी बात आएगी तो 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा। मिक्स्ड इकोनॉमी का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था जॉन मैन्यार्ड केनियंस ने। इनका नाम बहुत बार आपसे पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका एक लिटरेचर था जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसके अंदर इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को बताया था, और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इसके अलावा हमने एडम स्मिथ के बारे में भी पढ़ा था। एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और जर्नल्स यहाँ पर है, जैसे लेजिस फेयर पॉलिसीज को इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। लेजिस फेयर पॉलिसी मैंने आपको बताया है कि सरकार का कम से कम इंटरफेरेंस होना चाहिए मार्केट के अंदर। अगर मार्केट के अंदर सरकार का कम इंटरफेरेंस होगा तो मार्केट ज्यादा फ्लोरिश करता है, उसको ज्यादा कंट्रोल किया गया तो मार्केट बहुत फ्लोरिश नहीं करेगा और कंट्री के अंदर गरीबी आ सकती है, ऐसा इन्होंने बताया था। इसके अलावा द वेल्थ ऑफ नेशंस बुक के ऑथर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने ही क्रिएट किया है, नोट कर लीजिएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही लेकर आए हैं, इन्होंने ही उस कॉन्सेप्ट को ले आया है। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए अब दूसरा एक टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हर इकोनॉमी के अंदर हमने 3 टाइप देख लिए। अब हर इकोनॉमी के अंदर जो मनी जनरेट हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जितनी भी सारी एक्टिविटीज होती है वो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर होती है। इन अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज होती है, और इन अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू मनी जनरेट हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब मेजरली अगर सेक्टर्स की बात की जाए तो 3 बेसिस के ऊपर ये सेक्टर्स होते हैं। पहला बेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर, कि कौन सी एक्टिविटी वहां पर हो रही है उसके नेचर के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया, हम सभी पढ़ेंगे। इसके बाद वर्किंग कंडीशन के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया है, और लास्ट में एसेट ओनरशिप, संपत्ति की जो ओनरशिप है उसके हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया है। हम ये सारे पढ़ते हैं
जैसे कि सबसे पहले बात करें अगर एक्टिविटी नेचर के हिसाब से मेजरली हमारे 3 सेक्टर हैं। पहला होता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, पर इसके अलावा भी 2 इसमें एक्टिविटीज और होती हैं जिसको लेकर बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है। पहला है क्वांटनरी एक्टिविटीज और दूसरा होता है क्वांटरी एक्टिविटीज। ये जरूर पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं भी अभी समझाऊंगा आपको क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा जब हम वर्किंग कंडीशन के बेसिस पर बात करते हैं तो इसमें 2 सेक्टर्स होते हैं जो काफी आसान भी है। पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके अलावा एसेट ओनरशिप के आधार पर भी 2 सेक्टर्स यहां पर होते हैं। एक है पब्लिक सेक्टर जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट हमारा सेक्टर्स है जैसे कि प्राइवेट कंपनीज होती है, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्टर यहां पर आ जाता है आपका प्राइमरी सेक्टर। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी प्राइमरी सेक्टर का नाम आता है तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, हमारी इकोनॉमी का एक ऐसा सेक्टर जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है। सिर्फ एक पॉइंट याद रखिएगा, प्राइमरी आया तो ये याद रखिएगा प्राइमरी एक्टिविटीज भी आ गई, प्राइमरी सेक्टर भी आ गया। ये समझ के चलिएगा वो वाला सेक्टर जहां से मनी जनरेट हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पर वो सारा का सारा डिपेंड कर रहा है आपके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, यहां पर आ जाएगा आपका लैंड के ऊपर, वाटर के ऊपर, वेजिटेशन के ऊपर, बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर, बिल्डिंग नहीं है ना, बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मिनरल्स के ऊपर जो सेक्टर डिपेंड करता है। ये सारा का सारे जो सेक्टर्स होते हैं ये किस सेक्टर के अंदर आते हैं? ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। और इन सेक्टर्स के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसे कहा जाता है प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे हमारी फार्मिंग हो गई, एग्रीकल्चर भी इसके अंदर आता है, फिशिंग भी इसके अंदर आ जाता है। फिशिंग के साथ साथ जो पशुपालन है, डेयरी है, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नेचर से जुड़े हुए हैं। तो इस सेक्टर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ओके, इंक्लूडिंग हंटिंग एंड गैदरिंग, पेस्टोरल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्यूरिंग, ये सारी की सारी इसी के अंदर आती है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई कंपनी पेट्रोल निकाल रही है, पेट्रोल को जमीन से निकाल रही है, तो क्या वो एक्टिविटी भी प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आएगी? अगर जमीन से किसी नेचुरल रिसोर्सेज को निकाला जा रहा है, पेट्रोल को निकाला जा रहा है, क्रूड ऑयल को निकाला जा रहा है, बेसिकली पेट्रोलियम को निकाला जा रहा है, तो क्या वो प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा या नहीं आएगा, ये आप मुझे बताइएगा। अब जो लोग इन प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारे एग्रीकल्चर के अंदर जो लोग इन्वॉल्व है, फिशरी के अंदर जो इन्वॉल्व है, मिनरल्स इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है, कोल इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है, इन सारे लोगों का जो जॉब होता है, यहां पर काम करने वाले लोगों को कहा जाता है रेड कॉलर वर्कर्स। क्यों कहा जाता है रेड कॉलर वर्कर्स? बिकॉज इनके नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से। बिकॉज आप देखिए इस सेक्टर में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो सारी की सारी आउटडोर एक्टिविटी, ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर रहे हैं, बाहर जाके काम कर रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज होती है। दैट्स वाई यहां पर काम करने वाले वर्कर्स को कहा जाता है रेड कॉलर वर्कर्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर। देखिए सेकेंडरी सेक्टर का जब भी नाम आएगा आप ये समझ के चलिए कि प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर क्या हो रहा था, वो सारी चीजें जो कि रिलेटेड थी नेचर से। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। अब किसी भी रॉ मटेरियल को अगर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जरूरत किसकी पड़ती है? उसके लिए जरूरत पड़ती है इंडस्ट्री की। इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इंक्लूड्स द इंडस्ट्री वेयर फिनिश प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल, जहां पर फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं नेचुरल मटेरियल से। मान लीजिए नेचर से आपने लोहा निकाला, अब उस लोहे से आपको कार बनानी है तो कहां बनाना है? आप एक फैक्ट्री के अंदर बनाएंगे, इंडस्ट्री के अंदर वो पूरा काम होता है। दैट्स वाई ये जो सेक्टर होता है इसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसे सेकेंडरी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मेजर एग्जांपल दैट फॉल अंडर दिस कैटेगरी आर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। जितनी भी चीजों का प्रोडक्शन किया जा रहा है, आप सोचिए जितनी भी चीजें, अगर ये स्मार्ट बोर्ड है ये कहां पर बना है? फैक्ट्री के अंदर बना है। अगर आज मैं फोन का यूज कर रहा हूं तो वह कहां पर बना है? वो एक फैक्ट्री के अंदर बना है। आप घर पे टीवी देखते हैं, लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, शूज पहन रहे हैं, वो कहां पर बने? वो किसी ना किसी फैक्ट्री में बने। तो जहां पर ये सारी एक्टिविटीज हो रही थी, उस फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग, ये एक्टिविटी जहां हो रही है वो सारी की सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती है? वो सारी एक्टिविटीज कहलाती है सेकेंडरी एक्टिविटी। और ये जो पूरा सेक्टर होता है इंडस्ट्री का, इसे कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर। इंडस्ट्री की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, याद रखिएगा, जहां पर चीजें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट की जा रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर
मेजरली 8 कोर इंडस्ट्रीज है जिसके ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई है। आप खुद सोचकर देखिए 8 कोर इंडस्ट्री के बारे में, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, रिफाइनरी है, प्रोडक्ट्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, क्रूड ऑयल है, कोल है, सीमेंट है, नेचुरल गैस है और फर्टिलाइजर्स है। इसके बिना दुनिया नहीं चल पाएगी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हमारे देश के साथ साथ पूरी की पूरी दुनिया इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ही डिपेंड होती है फिनिश गुड्स के लिए। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका के अंदर जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं उनकी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी है। क्यों? वहां पर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और यहां पर काम करने वाले वर्कर्स को कहा जाता है ब्लू कॉलर वर्कर्स। नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल में या एग्जाम में बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर या सेकेंडरी सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को क्या कहा जाता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को कहा जाता है ब्लू कॉलर वर्कर्स। इट्स रियली इंपॉर्टेंट थिंग, इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए लास्ट में हम बढ़ते हैं हमारे टर्सरी सेक्टर, जिसे सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। और ये सेक्टर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हमारे देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट इसी सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। हमारी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी सेक्टर से आता है। कितना आता है एग्जैक्टली परसेंटेज में आपको बता दूंगा। अब सबसे पहले सर्विस सेक्टर को या टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। पहली बात याद रखिएगा, इसमें कोई भी नई चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही है। जैसे हमने प्राइमरी सेक्टर में देखा था कि एक नई चीज प्रोड्यूस हो रही थी कि एग्रीकल्चर, अगर खेती कर रहे हैं तो अनाज प्रोड्यूस हो रहा है। सेकेंडरी सेक्टर में भी क्या हो रहा था, फिनिश गुड्स कन्वर्ट, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा था, एक नई चीज फिजिकली प्रोड्यूस हो रही थी। इसमें कोई भी नई चीज प्रोड्यूस नहीं होती है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कोई भी नई चीज प्रोड्यूस नहीं होती है। बेसिकली ये सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प के लिए बना होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए बना होता है। जैसे कि आप पढ़ेंगे, this sector activities helps in the development of the primary and secondary sector. By itself, economic activities in tertiary sector do not produce a good. साफ साफ लिखा है कि यहां पर कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, बल्कि ये दोनों सेक्टर्स के प्रोडक्शन में अपना सपोर्ट देते हैं। जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं इसका मानता हूं ट्रांसपोर्टेशन को। किसी गुड्स को जब आप दूसरी जगह ले जा रहे हैं, आप उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, शिप के थ्रू किया जा रहा है, प्लेन्स के थ्रू किया जा रहा है। क्या ट्रांसपोर्ट करते समय कोई नई चीज प्रोड्यूस हो गई है? नहीं हुई ना, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो ये किस एक्टिविटी के अंदर आता है? ये टर्शरी एक्टिविटी के अंदर आता है, टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा दूसरे तरीके से भी ऐसे वो सारे सेक्टर्स जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जहां पर कोई नई चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही है, जैसे कि हमारा इंश्योरेंस हो गया है, बैंकिंग हो गया है, कंसल्टेंसी हो गई है, हमारी आईटी सर्विसेज हो गई है, ये सारे के सारे भी सर्विस सेक्टर के अंदर ही आते हैं। और भारत के अंदर, हमारे देश में सर्विस सेक्टर लगातार बहुत स्ट्रांग तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, जो कि जरूरी भी है। देखिए, जिस कंट्री के अंदर प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के थ्रू, उस कंट्री को टर्शरी सेक्टर पे आना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई नई चीज प्रोड्यूस नहीं होती, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे भारत के अंदर कई सारी आईटी कंपनीज हैं जो अलग अलग कंपनीज को, अलग अलग एप्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिएगा। इसके अलावा ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस में आता है? क्वेश्चन सीडीएस में एग्जैक्टली पूछा गया, तो नोट कर लीजिएगा। कम्युनिकेशन भी किसके अंदर आता है? कम्युनिकेशन भी सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। ये भी टर्सरी एक्टिविटी है। यहां पर काम करने वाले लोगों को व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। और नॉर्मली ये आउटडोर में काम नहीं करते हैं। इस सेक्टर में काम करने वाले लोग आप देखिएगा ऑफिस में बैठकर काम करते हैं। जैसे बैंकिंग के अंदर कोई काम कर रहा है तो वो ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर में जो काम कर रहा है वो ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है। तो यहां पर काम करने वाले वर्कर्स को, लोगों को व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है। पहली है क्वांटिटरी एक्टिविटीज। इस सेक्टर को बेसिकली नॉलेज सेक्टर कहा जाता है। वो सारी एक्टिविटीज जिसमें डिमांड होती है किसी स्पेसिफिक चीज के, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के नॉलेज की, और उस नॉलेज के बेस के ऊपर जो एक्टिविटीज की जा रही है, जो सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो मनी जनरेट हो रही है, जो इनकम जनरेट हो रही है, वो सारा का सारा आता है आपका क्वांटिटरी एक्टिविटीज के अंदर। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, यहां पर थिएटर्स हो गए हैं, अकाउंटिंग यहां पर आ जाती है, डॉक्टर्स यहां पर हो गए हैं, हॉस्पिटल्स हो गए हैं, टीचर्स हो गए, क्लासरूम हो गए। अब इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये अपने नॉलेज के बेस पे, अगर डॉक्टर है कोई, डॉक्टर को क्या नॉलेज है कि वो किस तरीके से मरीज का इलाज कर सकता है, उसने स्टडी करी है, पढ़ाई करी है, और उस पढ़ाई के बेस पे वो डॉक्टर बने। तो ये जो सेक्टर होता है पूरा, ये नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अकाउंटेंट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, सारे ऑफिसर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं।
यूनिवर्सिटीज, स्कूल, ये सारी एक्टिविटीज जो यहां पर हो रही है वो कौन सी एक्टिविटी होती है? वो होती है क्वांटिटरी एक्टिविटीज। इस सेक्टर को नॉलेज सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये पूछा जाता है कि नॉलेज सेक्टर किसे कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरा सेक्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये होती है एक्टिविटीज क्वांटरी एक्टिविटीज। क्वांटरी एक्टिविटीज के अंदर क्या होता है? इस सेक्टर में जितने भी लोग होते हैं उनके पास सिर्फ एक चीज होती है, वो होती है डिसीजन मेकिंग। हर सेक्टर के अंदर जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, सबसे ऊपर जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। किस तरीके से चीजों को प्रोड्यूस किया जाना है, कंपनी के लिए डिसीजन लेते हैं, मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेते हैं। तो क्वांटरी एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज होती है जो कि टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग के ऊपर टिकी होती है। जैसे कंपनीज के सीईओ हैं, कंपनी के ऑनर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? ये डिसीजन लेते हैं किसी चीज को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है और यहां पर काम करने वाले वर्कर्स को कहा जाता है गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स। नोट कर लीजिएगा, गोल्ड कॉलर वर्कर्स भी कहा जाता है। और जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनमें सबसे टॉप पर ये वर्कर्स होते हैं। व्हाई? बिकॉज इनके पास डिसीजन लेने का पावर है। और देखिए यहां पर वर्कर नहीं लिखा है, यहां पर प्रोफेशनल्स लिखा है। क्यों लिखा है प्रोफेशनल्स लिखा है? वर्कर जो है वो ऑर्डर मानते हैं, बट प्रोफेशनल्स क्या है? वो आइडिया दे रहे हैं। उनके पास ये अधिकार है कि वो डिसीजन ले सकते हैं, वो डायरेक्शंस दे सकते हैं। दैट्स व्हाई ये एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है। चलिए इसके बाद जो दो छोटी छोटी एक्टिविटीज थी उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। एक होता है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर। आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में कई बार सुना होगा। वो सारे सेक्टर्स हमारे इकोनॉमी के जो कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हैं, जिन्हें गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, मान लीजिए भारत के अंदर एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है और आईटी कंपनी के अंदर कोई स्टूडेंट जो है उसने अपना बीटेक कंप्लीट कर लिया है, सीएस से बीटेक कंप्लीट कर और डायरेक्टली वो आईटी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। जब उस आईटी कंपनी को ज्वाइन करता है तो उससे शुरू में बता दिया जाता है कि यहां पर आपको इतने घंटे काम करना है, आपकी सैलरी हर महीने इस तारीख को आपको इस डेट को मिल जाएगी। वो कंपनी गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करती है, रेगुलेशंस को वहां पर फॉलो करती है। चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है कि आपको कितनी बजे आना है, कितनी बजे जाना है, आपको कितना काम करना है। आपको ऐसा नहीं होता है कि आप 2 दिन गए, 2 दिन की सैलरी आपको मिल गई, फिर आपको काम से निकाल दिया, अगले दिन वापस आप काम पे जाते हैं तो आपको वापस इंटरव्यू देना पड़ रहा है। ये नहीं होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर होती है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स फिक्स होते हैं यहां पर, कि आपको 1 महीने 9 से 7 बजे तक काम करना है, आपको इस डेट को सैलरी मिल जाएगी। इसके अलावा एम्प्लॉयज गेट अश्योर्ड वर्क दिया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने कंपनी ज्वाइन कर ली, आज आपने काम कर लिया, आप अगले दिन जाते तो आपको बोलते नहीं आज कोई काम नहीं, आप घर चले जाओ और आपको आज की सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनाइज वे के अंदर होता है, अश्योर्ड वर्क आपको दिया जाता है। साथ ही साथ ये कंपनीज गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानती है, फॉलो करती है। सरकार के बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारे कानून इन पे अप्लाई होते हैं। जैसे कंपनी एक्ट की बात कर ली जाए, इनको टैक्स भी देना पड़ता है सरकार को। तो ये जो पूरा सेक्टर है जो कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे कि जितनी भी हमारी कंपनीज हैं ये सारी ऑर्गेनाइज है, सारी प्राइवेट कंपनीज ऑर्गेनाइज्ड हैं। स्कूल्स की बात करें वो ऑर्गेनाइज्ड है, कॉलेजेस के अंदर जो प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। और यहां पर एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स के लिए वर्क करना पड़ता है। जैसे अगर किसी का जॉब है वो 9 to 6 जॉब है तो वो 9 to 6 ही वर्क करेगा। अगर इससे ज्यादा वो करता है तो उसके लिए कंपनी को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पे करना जरूरी है, ओवर टाइम यहां पर देना पड़ेगा, मिनिमम वेजेस यहां पर देने पड़ते कि कम से कम इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो सारे रूल्स को फॉलो किया जाता है। प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे के अंदर जो सेक्टर होता है उसे कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, बैंक हो गए हमारे, आईटी कंपनीज यहां पर आ जाती है, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। इसी के अपोजिट होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। जैसे इन व्यक्ति को देखिए, इनको आज ये सामान उठाने का काम मिला है। अब इनके कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है कि आपको 9 बजे आना है, 7 बजे जाना, नहीं। जब भी सामान मिला ये सामान उठा के ले जाते हैं। इनकी सैलरी कोई फिक्स नहीं है, कितनी सैलरी मिलेगी कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है किसी दिन काम ना मिले और किसी दिन काम मिल गया तो थोड़े पैसे ही मिले। कोई सरकार इनके वर्क को रेगुलेट नहीं कर रही है कि आपको इतने घंटे ही काम करना है। कोई पेंशन की स्कीम नहीं है, कोई पेंशन नहीं दी जा रही है इनको। जैसे ऑर्गेनाइज में क्या है, आपका पीएफ कटता है, आपका टीडीएस कटता है, आप टैक्सेशन भी देते हैं। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल ये प्रॉपरली अनऑर्गेनाइज्ड होता है। गवर्नमेंट्स के कोई रूल रेगुलेशंस यहां पर अप्लाई नहीं होते हैं, ना फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, ना आपका जॉब्स यहां पर सिक्योर होता है। और इसे ही कहा जाता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यहां पर जो इनकम होती है लोगों की वो लो होती है
ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर इनकम जो है वो हाई होती है। हालांकि सरकार ने बहुत सारी स्कीम चलाई है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। बहुत सारी स्कीम सरकार ने यहाँ पर चलाई है। अगर आपको किसी स्कीम का नाम याद है तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जब हम गवर्नमेंट स्कीम्स करेंगे तो इन सारी स्कीम्स के बारे में जानेंगे। अब मुझे एक सवाल है जो आप सोचकर बताइए कि हमारे देश में कितने लोग या कौन से लोग, ज्यादातर लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं? मतलब अगर हमारे देश की वर्किंग पॉपुलेशन की बात की जाए, वर्किंग पॉपुलेशन मतलब ऐसे लोग जो देश में काम करते हैं, जिनके पास कोई ना कोई काम है, उस वर्किंग पॉपुलेशन में ज्यादा लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं? आपका क्या व्यू है, आपको क्या लगता है, मुझे बताइएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका जवाब जरूर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं अब। इसके अलावा दो और सेक्टर्स होते हैं। पहला होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर हम सभी जानते हैं, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं जो किसी प्राइवेट ऑनर की है, वो पूरा सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कहलाता है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, प्राइवेट कंपनीज हो गई हैं, ये इनके ऑनर सरकार नहीं है। सरकार का इंटरफेरेंस इसमें काफी कम है। ये किसी पर्सन की ओनरशिप यहां पर होती है, किसी इंडिविजुअल की ओनरशिप होती है। तो ये हमारा होता है प्राइवेट सेक्टर। दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर। मतलब यहां पर जो ऑनरशिप होती है वो गवर्नमेंट की हो जाती है, सरकार की हो जाती है। जैसे पीएसयूज हो गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गई है। हालांकि वो प्रॉपरली गवर्नमेंट की नहीं है, बट इसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हो गई हैं, गवर्नमेंट जॉब्स आप देखते हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सीबीआई है, इनकम टैक्स इसमें आ जाता है। आप अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर जो काम कर रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, ये जो पूरा सेक्टर होता है ये गवर्नमेंट सेक्टर होता है। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है एक बार देख लेते हैं। यहां पर अनलिमिटेड जॉब्स होते हैं। आप देखते हैं कि हर दिन प्राइवेट सेक्टर में नए नए जॉब्स आते रहते हैं। हर दिन एक नए एंटरप्रेन्योर्स आते जाते हैं, नए आइडियाज के साथ आते हैं, नए आइडिया जनरेट करते हैं और नए नए जॉब्स क्रिएट करते हैं। एक बात को याद रखिएगा कि कोई भी कंट्री इस सेक्टर के बिना नहीं चल सकती है, बिकॉज यहां पर जॉब्स अनलिमिटेड होते हैं। और हमारा देश जिसकी पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, उस देश के लिए यह सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो यहां पर जॉब्स लिमिटेड होते हैं। आप देखिए सरकारी नौकरियां काफी कम निकलती है, अप्लाई लाखों लोग करते, बट नौकरियां काफी कम निकलती है। तो लिमिटेड जॉब्स यहां पर होते हैं। इसके अलावा अनसिक्योर द जॉब, यहां पर जॉब्स की थोड़ी सी अनसिक्योरिटी होती है। क्यों होती है? बिकॉज प्राइवेट कंपनीज है। अगर कंपनी के अंदर कंपनी पे थोड़ी सी भी आंच आती है या कंपनी लॉस में जाती है तो आपका जॉब जा सकता है। यहां पर जो है आपकी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब अगर उनको पाना है तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन ही होता है कि गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी होती है। पैसा कम है बट सिक्योरिटी ज्यादा है, तो यहां पर सिक्योरिटी थोड़ी सी कम होती है। यहां पर अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स होते हैं। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा पे किया जाता है, बट स्टिल जब आप एक प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करते हैं तो पॉसिबल है कि आपको ज्यादा काम करना पड़े, आपके वर्किंग आवर्स से भी ज्यादा काम करना पड़े। बट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लिमिटेड टाइम्स के लिए काम करना पड़ता है, लिमिटेड डेज के लिए काम करना पड़ता है। प्राइवेट में कई बार होता है कि आपको संडेज को भी, वीक ऑफ पे भी काम करना पड़ेगा, बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अनलिमिटेड एज ऑफ सर्विस। यहां पर कोई रिटायरमेंट एज वाला क्राइटेरिया नहीं होता है कि 62 साल में रिटायर्ड हो जाएंगे या 65 साल में रिटायर्ड हो जाएंगे। जब तक आप काम कर सकते हैं, जब तक आपका दिमाग चल रहा है, जब तक आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है, आप काम कर सकते हैं। उसी के अपोजिट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर लिमिटेड एज होती है सर्विसेज की। आप हमेशा काम नहीं कर सकते। 62 साल रिटायरमेंट एज होती है, कहीं जगह 65 साल है, कहीं जगह 62 साल है, कहीं 60 साल भी होती है। तो रिटायरमेंट एज यहाँ पर डिसाइड कर ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहां पर सिर्फ एक मोटिव होता है, वो होता है प्रॉफिट को अर्न करना। जो कंपनीज होती है प्राइवेट कंपनीज, उनका एक ही मोटिव है, प्रॉफिट को अर्न करना। इसके अलावा कुछ कंपनीज होती है जो कि सोशल वेलफेयर पे भी ध्यान देती है, मतलब लोगों की भलाई के लिए भी सोचती है। जैसे फिजिक्स वाला की हम बात करें, हम लोग नॉर्मली क्या किया जा रहा है कि एजुकेशन को सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर लेकर आना है। तो ऐसा नहीं कि सारी कंपनीज जो है सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देती है, बहुत सारी कंपनीज होती है जो सोशल वेलफेयर के ऊपर भी ध्यान देती है, जिससे लोगों की भलाई भी हो, जैसे हमारी कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहां पर सिर्फ सोशल वेलफेयर की बात ज्यादा सोची जाती है कि लोगों की भलाई हो। नेक्स्ट पॉइंट, नो बियर ऑफ मिस्टेक्स। अगर आपने थोड़ी भी मिस्टेक करी तो यहां से आपको फायर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। यहां पर आपको नहीं किया जा सकता है, मतलब कुछ कंडीशंस होती है। आपने बहुत ही कुछ करा है, ब्राइब ले ली है, रिश्वत ले ली, बहुत गलत काम करा है, तभी आपको सरकारी जॉब से निकाला जाएगा, अदरवाइज जॉब सिक्योरिटी यहां पर रहती है। तो ये कुछ सेक्टर्स थे जिनके बारे में हमने यहां पर जान लिया है, और आज हमने एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन जो इकोनॉमिक्स का है वो पढ़ लिया, एक बेस आपका तैयार हो गया होगा
कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज किन किन सेक्टर्स के थ्रू चल रही है, मनी कैसे जनरेट हो रही है, इनकम कैसे आ रहा है, वो सारी चीजें आज हमने पढ़ ली है। तो आई वांट कि आप इस चीज को रिवाइज करें, और अब आप अगर सीडीएस के पुराने क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा था कि बेसिक पढ़ना जरूरी है। बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आप सिर्फ अकेले इसी लेक्चर के बल पे बना के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेसिक आपका बहुत अच्छे से हो गया। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। एंड आई वांट कि आप जितना हो सके उतने खुद से नोट्स बनाइए, जरूरी होता है खुद से नोट्स बनाइए, छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर नोट्स बनाइएगा, बहुत बड़े बड़े कॉपी नहीं भर देनी आपको, पॉइंट्स के अंदर नोट्स बनाइए और नोट्स को रिवाइज करिए। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूं, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।